सबसे पहले तो जो आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे या जो कॉन्सेप्ट्स हमें समझने हैं वो कॉन्सेप्ट्स किन प्रेपोजिशन से रिलेटेड हैं, उन प्रेपोजिशंस के बेसिक्स एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन, एट, ऑन, इन, मैं बेसिक समझ लेते हैं, बाकी तो मैंने क्वेश्चंस काफी अच्छे प्रिपेयर किए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। सिंपल क्वेश्चंस भी हैं, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस भी हैं, हर तरीके के क्वेश्चंस हैं, उनको हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होते जाएंगे, ठीक है, थ्रू एग्जांपल्स। सबसे पहले मैं बेसिक समझा देता हूँ। ये प्रेपोजिशंस ऑफ लोकेशन है, एट, ऑन, इन। इन प्रेपोजिशंस का यूज हम करते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए बेसिकली, हालांकि इनका यूज हम मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए भी कर सकते हैं, बट बेसिकली ये प्रेपोजिशंस जो हैं ये यूज होती हैं फॉर द ऑब्जेक्ट्स विच आर स्टेशनरी। जो स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब यहाँ पे लिखाई पढ़ाई वाली चीजें नहीं है, यहाँ पे स्टेशनरी में NARY है, और इस स्टेशनरी का मतलब है स्टैटिक, विच आर नॉट मूविंग, ठीक है। तो ये प्रेपोजिशंस लोकेशन शो करती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की प्लेस के रिलेशन में। अब देखिए प्लेस का हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। दिस पॉइंट, दिस लाइन एंड दिस एरिया। अब अगर हम देखें तो ये मान लीजिए ये पॉइंट ए हो गया, ये लाइन बी हो गई, और ये रेक्टेंगल सी हो गया, ठीक है। तो देखिए ये ए जो है वो एक पॉइंट है, ठीक है। बी जो है वो एक लाइन है, ठीक, ये लाइन है। और सी जो है वैसे तो ये एक रेक्टेंगल शेप है बट एरिया, ऐसे समझना है। हम्म, अब देखो यहाँ पे समझना, अगर हम इस पॉइंट से रिलेट करें किसी ऑब्जेक्ट को, सपोज सम ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड ऑन दिस पॉइंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे लोकेटेड है, ठीक है, तो हम उसके लिए प्रिपरेशन यूज करेंगे एट। मान लीजिए पॉइंट ए है ना, तो हम कहेंगे एट ए, ठीक है। अच्छा, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को जो लोकेटेड हो इस लाइन पे, मतलब हम लाइन से रिलेट करें, ठीक है, तो हम उसके लिए प्रिपरेशन यूज करेंगे ऑन, ऑन बी, ठीक है। अच्छा, और अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जो लोकेटेड हो इनसाइड दिस एरिया, मतलब ये एरिया है अपनी जैसे बाउंड्री है, ठीक है, अब इसके अंदर अगर कुछ लोकेटेड है, कुछ भी लोकेटेड है सपोज, ठीक है, तो हम इसके लिए प्रिपरेशन यूज करेंगे इन। तो एट, ऑन, इनका जो बेसिक मतलब डिफरेंस है वो ये है, आप समझ लें फिर से एक बार में। पॉइंट्स के लिए प्रिपरेशन एट, लाइंस के लिए प्रिपरेशन, लाइन का मतलब आप समझ रहे हैं, लाइन का मतलब है यूनिडायरेक्शनल, मतलब सिंगल डायरेक्शन, वन डायरेक्शन, डायमेंशन, सॉरी डायरेक्शन में कह रहा हूं। लाइन का मतलब जिसमें केवल एक सिंगल डायमेंशन हो, ठीक है। पॉइंट जिसमें कोई डायमेंशन ना हो, और लाइन जिसमें एक सिंगल डायमेंशन हो, और एरिया आप समझ ही रहे हैं, एटलीस्ट 2 डायमेंशन तो होंगी, लेंथ ब्रेथ तो होगी, और अगर ये मतलब कोई ऐसा 3D ऑब्जेक्ट है तो फिर इसमें थर्ड डायमेंशन भी हो सकती है। तो एरिया या वॉल्यूम, आप इसमें दोनों से कुछ भी कह सकते हैं, एरिया या फिर वॉल्यूम। तो सबसे पहले ये समझें कि जिस स्पेस को हम रेफर कर रहे हैं या जिस स्पेस से हम ऑब्जेक्ट को प्रेपोजिशन के रिलेट कर रहे हैं वो स्पेस है क्या। वो स्पेस अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम पॉइंट है तो आप प्रेपोजिशन एट यूज करेंगे, ठीक है। अगर जिस स्पेस से हम रिलेट कर रहे हैं अपने नाउन प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट को, ठीक है, वो एक लाइन है, मतलब लाइन का मतलब आप समझ रहे हैं, लाइन का मतलब एक सिंगल डायमेंशनल है, लाइन हम उसको कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके साथ में आपको प्रिपरेशन यूज करनी है ऑन। अच्छा, अगर हम जिस स्पेस से अपने ऑब्जेक्ट को रिलेट कर रहे हैं वो स्पेस 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल एक एरिया है, एक वॉल्यूम है, जिसकी अपनी एक बाउंड्री है, लिमिटेशन है, तो उसके लिए फिर आपको प्रिपरेशन यूज करनी है ये ध्यान रखना है। उसके बाद में एक दो बातें जो आप लोग शायद पहले से नहीं जानते होंगे मैं बता देता हूँ, हमेशा ध्यान रखना। जब हम प्रेपोजिशन एट यूज करते हैं देन द सब्जेक्ट इज प्रोमिनेंट, द सब्जेक्ट इज प्रोमिनेंट, ठीक है। व्हेन वी यूज प्रिपरेशन ऑन और इन, द ऑब्जेक्ट इज प्रोमिनेंट, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, आई थिंक यू ऑल नो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, मुझे लगता है वो सारे तुम लोग जानते होंगे। मैं फिर भी एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। द मैन इज एट द स्टॉप, ठीक है।
द बुक इज ऑन द टेबल या इन द शेल्फ, ऐसे कुछ लिख दें, ऑन द टेबल लिख दें, इन द शेल्फ लिख दें, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो हम प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन लिखते हैं ना, ये तो होता है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। लेकिन जो दूसरा नाउन या प्रोनाउन होता है ना, उसके रिलेशन में वो प्रेपोजिशन का सब्जेक्ट माना जाता है। फिलहाल में यहाँ पे जैसे प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट स्टॉप हो गया और इसका सब्जेक्ट हो जाएगा मैन, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्ट टेबल हो गया और इसका सब्जेक्ट हो जाएगा द बुक, ठीक है। तो अब ये ध्यान देना है कि मेन तो हमेशा सब्जेक्ट होता है, ठीक है, बट जब हम एट यूज करते हैं ना, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है प्रेपोजिशन का, वो उतना प्रोमिनेंट नहीं होता जितना कि सब्जेक्ट होता है। लेकिन जब हम ऑन या इन यूज करते हैं, तो फिर वहां पे ऑब्जेक्ट जो होता है दैट गेन्स प्रोमिनेंस, वो भी प्रोमिनेंट हो जाता है। इसके पीछे सीधा सा कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ कि जो एट प्रिपोजिशन होती है, वो जिन प्लेसेस को रेफर करती है वो पॉइंट होते हैं, और हमें पता है कि पॉइंट्स डोंट हैव एनी सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट। पॉइंट्स में कोई सिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट होता नहीं है, बिकॉज पॉइंट्स डोंट हैव लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डेप्थ, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ एट्रीब्यूट। तो उनमें कोई फिजिकल एट्रीब्यूट होता नहीं है, तो वो इतना मतलब सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम ऑन या इन यूज करते हैं, तो हमें पता है कि ऑन अगर हम यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब वी आर रेफरिंग टू आवर ऑब्जेक्ट एज अ लाइन, ठीक है। एक सिंगल डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हम उसको कंसीडर कर रहे हैं। अगर हम इन लिख रहे हैं, तो इसका मतलब हम अपने ऑब्जेक्ट को टू डायमेंशनल है, थ्री डायमेंशनल है, ये शो कर रहे हैं। तो जब हम ऑन इन लिख रहे होते हैं, तो एक्चुअल में हम कहीं ना कहीं प्रोमिनेंस दे रहे होते हैं अपने प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट को भी, लेकिन एट के साथ ऐसा नहीं होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो बेसिक बात क्या समझ में आई कि एट पॉइंट के लिए नो डायमेंशन, ऑन सिंगल डायमेंशन लाइंस के लिए, इन एरियाज और वॉल्यूम्स के लिए। मतलब एरियाज वॉल्यूम्स का मतलब इधर टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल, ठीक है। ये बेसिक्स हो गए। इसके बाद में थोड़ी सी बातें और भी समझेंगे। जनरली हम ऐड का यूज करते हैं रूट पॉइंट्स के लिए। सपोज समवन इज मूविंग समवेयर, कोई कहीं जा रहा है, ये उसका रूट है, यहां से चला और यहां इसे जाना है। तो अगर इस रूट पे कोई भी पॉइंट है, तो हम उसको एट के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे दैट। अब देखिए कई बार क्या होता है कि जब हम पॉइंट कहते हैं, तो लोग उसका मतलब समझ लेते हैं कि छोटा, छोटी जगह, मतलब जैसे छोटी जगह का मतलब वो मान लेते हैं कोई गली मोहल्ला। लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिए अगर कोई पर्सन है, सपोज आप ऐसे मान लें, कोई पर्सन है इंडिया से अमेरिका जा रहा है, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं कि इंडिया से अमेरिका जा रहा है, ठीक है। और उसकी फ्लाइट जो है वो रास्ते में कहीं पर मान लेते हैं किसी जगह, सपोज हम मान लेते हैं इटली में भी लैंड करेगी। तो हमें पता है इटली इज अ कंट्री, इटली इज अ कंट्री, नॉट गली मोहल्ला तो है नहीं, बहुत बड़ा देश है, ठीक है। मतलब बहुत बड़ा नहीं, लेकिन देश तो है ही। तो अब हम इटली को क्या करें, पॉइंट माने या ना माने? ऑफ कोर्स हमें इसे पॉइंट मानना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रूट है ना, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ जा रहा है, और इस बीच में अगर उसकी फ्लाइट स्टे करती है, या वो पर्सन स्टे करता है, या वो मतलब उतरता है इटली पे, ठीक है। तो हम इटली को पॉइंट ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि जब हम ऐड कहेंगे ना, तो हमारा इटली से मतलब द होल कंट्री नहीं होगा। इटली से मतलब होगा जिस जगह वो उतरा, वो एयरपोर्ट या वो पर्टिकुलर पॉइंट, तो हम उसको पॉइंट ही मानेंगे, क्योंकि हमारे लिए वो प्रोमिनेंट नहीं है, एरिया प्रोमिनेंट नहीं है। हमारे लिए प्रोमिनेंट ये है कि दैट इज अ स्टॉप, वो एक स्टॉप है, वो एक पॉइंट है। तो हमेशा ध्यान देना, जो रूट पॉइंट्स होते हैं, ये जो स्केल पॉइंट्स होते हैं, सपोज स्केल जैसे टेम्परेचर का स्केल हो गया, या हाइट का स्केल हो गया, या मतलब एनी काइंड ऑफ मेजरमेंट, किसी भी तरीके का मेजरमेंट जो है, उसको जब हम किसी स्केल पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्केल जो होता है उसमें होते क्या, स्केल्स जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, या तो उनमें वैल्यू जो होती है, डिग्री होती है, वो अपवर्ड मोशन में बढ़ती जाती है, नीचे बढ़ती जाती है, जनरली तो ऊपर ही बढ़ती है। तो स्केल पे जो पॉइंट्स होते हैं, अगर उनमें से किसी पॉइंट को रेफर करना है, तो भी आपको एट लिखना पड़ेगा। अब वो पॉइंट किसी भी क्वांटिटी का हो सकता है, किसी भी क्वांटिटी का मतलब वो टेम्परेचर का भी हो सकता है, एंगल एंगल का हो सकता है एट 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, वेट को भी कर सकता है, लेंथ को भी कर सकता है, स्पीड को भी कर सकता है एट 40 माइल्स पर आवर। तो जब हम स्केल के किसी पॉइंट को रेफर करते हैं, रूट के किसी पॉइंट को रेफर करते हैं, तो दोनों कंडीशन में आपको एट यूज करना है, ठीक है। उसके बाद में जो टारगेट्स होते हैं, टारगेट्स का मतलब होता है कि कुछ ऐसा जिसको हम हिट करना चाहते हैं, या हम हर्ट करना चाहते हैं अपने, मतलब बाय मींस ऑफ एक्शन और बाय मींस ऑफ वर्ड, ठीक है। तो हम उसके साथ में प्रिपरेशन एट यूज करते हैं। जो टारगेट्स होते हैं ना, एक्चुअल में टारगेट्स भी अ काइंड ऑफ पॉइंट होते हैं, जहां पे हम अपने को, अपने एक्शंस को या अपनी स्पीच को फोकस करते हैं या हिट करते हैं, तो उनके साथ में भी एट लिखना है। आपने देखा होगा जनरली जो प्रिपरेशंस होती हैं, जैसे वर्ब्स होती हैं, जैसे एम है, शूट है, शाउट है,
थ्रो है, हालांकि थ्रो के साथ हम टू इन इनटू वगैरह भी लिख सकते हैं, लेकिन एट भी लिख सकते हैं, ठीक है, अगर हम किसी को हिट करने के पर्पज से कोई चीज उसके ऊपर थ्रो करें। थ्रो है, लाफ है, स्कॉफ है, ठीक है, स्माइल है, ठीक है, गेज है, स्टेयर है, एटसेट्रा। इन वर्ब्स के साथ हम एट प्रिपोजिशन लिखते हैं, तो इनके साथ जो हम एट प्रिपोजिशन लिखते हैं उसके पीछे लॉजिक यही होता है कि इनके बाद में जो भी हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं ना, दैट ऑब्जेक्ट इज अ काइंड ऑफ टारगेट, वो एक काइंड ऑफ टारगेट होता है। तो हमें उसके साथ में इसीलिए एट लिखना पड़ता है, ठीक है। या फिर प्लेसेस फॉर एक्टिविटीज, फॉर का मतलब समझ लेना, यहाँ पे फॉर का मतलब इन प्लेस ऑफ, ठीक है। जब हम किसी प्लेस को यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट द एक्टिविटी दैट टेक्स प्लेस देयर, तो भी हम उसके साथ में ऐड लिखते हैं। मतलब जब हम किसी एक्टिविटी के स्थान पर प्लेस को यूज करते हैं, दैट प्लेस टेक्स प्रिपोजिशन एट, तो हम उसके साथ में एट यूज करते हैं। सिंपल सा लॉजिक में फिर से समझा देता हूँ। सिंपल सा लॉजिक इसके पीछे ये है कि जब हम किसी प्लेस को यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट द एक्टिविटी दैट टेक्स प्लेस देयर, तो हम प्लेस को प्रोमिनेंस नहीं दे रहे होते हैं, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि एट प्रिपोजिशन हम तब यूज करते हैं जब प्लेस इज नॉट प्रोमिनेंट, ठीक है। और अगर प्लेस प्रोमिनेंट है, प्लेस की किसी एट्रीब्यूट, उसकी किसी डायमेंशन को रेफर करना है, तो आपको इन या ऑन यूज करना पड़ेगा। बट व्हेन प्लेस इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, देन वी यूज एट। तो जब हम किसी प्लेस को एक्टिविटी के रिप्रेजेंट मतलब एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, तो ये ऑब्वियस होता है कि प्लेस तो वो इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, क्योंकि प्लेस को हम रेफर ही नहीं कर रहे हैं, हम रेफर कर रहे हैं उस एक्टिविटी को प्लेस के थ्रू। तो फिर ऐसे प्लेसेस के साथ में हमें प्रिपोजिशन एट लिखना पड़ता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। मैं एग्जाम्पल से बता देता हूँ। जैसे मैंने लिखा द टीचर इज एट द बोर्ड या एट बोर्ड, ठीक है। द रिसेप्शनिस्ट द रिसेप्शनिस्ट इज एट द टेबल, ठीक है। वी आर एट द थिएटर। अब देखिए, जैसे थिएटर है या बोर्ड है, जैसे सपोज मैं बोर्ड के पास हूँ, इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो व्हाई डज टीचर कम टू द बोर्ड? टू टीच। भाई पर्सन, कोई टीचर है बोर्ड के पास आएगा तो किस लिए आएगा? पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे जो बोर्ड है ना, ये बोर्ड एक प्लेस है, ठीक है। टेबल भी प्लेस है, थिएटर भी प्लेस है। बट आप ध्यान से देखें तो अगर हम यहाँ पर प्लेस को ना रेफर करके उस एक्टिविटी को रेफर करें जो एक्टिविटी इस प्लेस पे परफॉर्म की जाती है, तो हम एट लिखेंगे। एट इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमें प्लेस को प्रोमिनेंस नहीं देनी है, हमारे लिए एक्टिविटी प्रोमिनेंट है, हमारे लिए प्लेस प्रोमिनेंट नहीं है। तो अगर प्लेस प्रोमिनेंट नहीं है तो आप इन ऑन नहीं लिख पाओगे, क्योंकि उस केस में फिर आपका प्लेस प्रोमिनेंट हो जाएगा। तो हम प्रेपोजिशन यूज करेंगे एट। अब वहां पे हमें ये नहीं सोचना है, बच्चा सोचेगा कि नहीं एट का तो हम यूज करते हैं पॉइंट के साथ में, ठीक है। और पॉइंट में कोई डायमेंशन तो होती नहीं है, थिएटर में तो डायमेंशन होती है, थिएटर तो थ्री डायमेंशनल होता है, ठीक है। देखिए, बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे, ठीक है, कि हम एक कंट्री को एक पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं रूट में, ठीक है। और एक छोटे से मिनट को हम खींच के एक 60 सेकेंड्स में कंसीडर कर सकते हैं। सो दैट इज अप टू यू कि हम किसी भी बात को किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं। प्रेपोजिशंस को लेकर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों को, वो यही होती है कि वो पॉइंट ऑफ व्यू डिकोड करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि एक सेकंड जो है, हमें पता है कि एक सेकंड को हम क्या मानेंगे, हम पॉइंट मानेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें तो एक सेकंड जो है वो तो 60 मिली आपका कितने मिली सेकेंड्स हो जाएगा? 1000 मिली सेकेंड्स हो गया। तो फिर ये तो काफी ज्यादा इसकी डिग्री बढ़ गई, 1 से सीधा 1000 हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब हम प्लेस को प्रोमिनेंस नहीं देंगे तो हम उसको पॉइंट ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो जैसे कोई लोग हैं वो थिएटर में हैं, परफॉर्म कर रहे हैं या देख रहे हैं वहां पर थिएटर, तो एट प्रिपरेशन यूज करनी है। मतलब थिएटर रिप्लेस रिप्रेजेंट कर रहा है एक्टिविटी को। अगर रिसेप्शनिस्ट अपनी टेबल पे है और जो उसका काम होता है यूजुअल वो अपना काम कर रहा है, ठीक है, तो हम एट यूज करेंगे, द रिसेप्शनिस्ट इज एट द टेबल, ठीक है। या द टीचर इज एट द बोर्ड, एट द बोर्ड का मतलब ही इज टीचिंग। तो अगर हम किसी प्लेस को एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करेंगे तो भी हम उसके साथ एट लिखेंगे, बिकॉज इन दैट केस प्लेस इज नॉट प्रोमिनेंट, प्लेस प्रोमिनेंट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए, ऑन का यूज हम करते हैं कब? ऑन का यूज हम करते हैं जब हमें किसी चीज की सरफेस से किसी चीज को रिलेट करना हो। एक तो सरफेस, सरफेस, या आप यूं कह सकते हो थिंग्स अटैच्ड।
जब कोई थिंग किसी सरफेस से अटैच्ड हो तो हम उसके लिए ऑन का यूज करते हैं। जैसे कि ऐसे समझना, आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, तो बोर्ड की जो सरफेस है मैं इस पे लिख रहा हूँ, तो मैं इसको ऑन द बोर्ड कहूंगा। या जैसे कि मैंने बताया था कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो किसी लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन का रिप्रेजेंट का मतलब जिनको हम एक सिंगल डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, मतलब हम जिनको एक सिंगल डायमेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू ही मानते हैं, ठीक है, तो उनके साथ में भी फिर हमें ऑन का यूज करना पड़ता है। कुछ कॉमन एग्जांपल्स वैसे मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने लिखा आई एम ऑन द वे, कोई पर्सन है मान लीजिए कहीं जा रहा है, किसी ने उससे पूछा भाई आप अभी तक आए नहीं, तो उसने कहते हैं आई एम ऑन द वे, ठीक है। तो अगर हम कहते हैं ऑन द वे, ऑन द रोड, ठीक है, तो ऑन हम क्यों कह रहे हैं, बिकॉज वे है या जो रोड है, हम उसको इस तरीके से ही कंसिडर करते हैं। हम अगर हमें रोड को मतलब हम इमेजिन करेंगे तो रोड को हम इमेजिन करेंगे एज अ लाइन, ना कि हम रोड को इमेजिन करेंगे एज एन एरिया। वैसे तो हम देखें तो विड्थ भी होती है, ठीक है, रोड में चौड़ाई भी तो होती है, बट हम उसको जब इमेजिन करेंगे तो हम रोड को इमेजिन एज अ लाइन करेंगे, ना कि एज अ क्या कहते हैं उसको, रेक्टेंगल। हम उसको रेक्टेंगल कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमने ऑन लिख दिया उसके साथ में। ये ध्यान रखना। इन, अच्छा, इनका जैसे मैंने आपको बता दिया कि इन जो है प्रीपोजिशन, इसका हम यूज करते हैं तब जब हमें किसी एरिया या वॉल्यूम के अंदर किसी की लोकेशन को रेफर करना हो, ठीक है। अच्छा, एक दो छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी है एक्स्ट्रा, वो मैं बता देता हूँ। वो ये है कि जो इन प्रेपोजिशन है, ये देखो, ये कुछ बेवकूफ लोग रहते हैं, इनका कुछ इलाज में क्या करूं, इनको ब्लॉक कर दूं। ठीक है, तो इन जो होता है, इसके अलावा मैं एक दो प्रेपोजिशन आपको और बता देता हूँ। इनकी रिलेटिव प्रेपोजिशन होती है इनसाइड, ठीक है। इनसाइड और इन जो दोनों होती हैं, इनका यूज हम तब करते हैं जब हमें बताना हो कि समथिंग इज एनक्लोज्ड, कि कोई एक चीज जो है वो एनक्लोज्ड है किसी चीज के अंदर, ठीक है, मतलब एनक्लोज्ड है, कवर्ड है, ठीक है। डिफरेंस ये ध्यान रखना है कि इनसाइड का हम यूज करते हैं केवल उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के लिए जो थ्री डायमेंशनल हो, 3D, और इनका यूज हम 2D या 3D किसी के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा इन द पार्क, ठीक है, और इन द बॉक्स। तो अगर मैं इन द बॉक्स लिख रहा हूँ या इन द पार्क लिख रहा हूँ, दोनों ही सही है। पार्क 2D है, ठीक है, बॉक्स 3D है, सो इन दोनों के लिए सही है। अगर मैं इनसाइड लिख रहा हूँ, तो अगर मैं लिख दूंगा इनसाइड द पार्क, या मैं लिख दूंगा इनसाइड द बॉक्स, तो इसमें जो बॉक्स है, जो कि 3D हमारा ऑब्जेक्ट है, और जो पार्क है 2D ऑब्जेक्ट है, तो पार्क गलत हो जाएगा और बॉक्स सही हो जाएगा, ठीक है। तो इन जो है उसके साथ में इनसाइड भी समझ लो, ठीक है, कि इन और इनसाइड जो है दोनों ही एनक्लोजमेंट की प्रेपोजिशंस होती हैं। इनका यूज हम 2D या 3D दोनों तरीके के ऑब्जेक्ट्स के लिए कर सकते हैं, और इनसाइड का यूज केवल 3D के लिए करना है, ठीक है। 3D का मतलब जिनमें वॉल्यूम भी हो, मतलब लेंथ भी हो, एक बात। दूसरी बात, व्हेन वी कंटेन समथिंग, जब कोई चीज किसी चीज, मतलब हम किसी ने किसी चीज को होल्ड कर रखा होता है, कंटेन कर रखा होता है, प्रिवेंट कर रखा होता है, ठीक है, फ्रॉम मूविंग, तो हम उसके साथ में इन यूज करते हैं। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पर, देयर इज अ पिक्चर डैश द वॉल, ठीक है, और देयर इज चलो, किल, नेल का मतलब किल, डैश द वॉल। अब यहाँ पे एक चीज समझना, देयर इज अ पिक्चर डैश द वॉल, ठीक है, हाँ। देयर इज अ पिक्चर डैश द वॉल एंड देयर इज अ नेल डैश द वॉल। नेल का मतलब कील है बच्चे यहाँ पे। रूपा रानी जी, बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ी देर इंतजार करो, बाद में समझाऊंगा, ठीक है। अभी तो ये जो मैं पूछ रहा हूँ पहले इसका आंसर करें। देयर इज अ पिक्चर डैश द वॉल, देयर इज अ नेल डैश द वॉल। अब देखो यहाँ पे समझना, देयर इज अ पिक्चर डैश द वॉल, देयर इज अ नेल इन डैश द वॉल। अब हमें पता है कि जो पिक्चर या फोटो वगैरह होती है, जब हम किसी वॉल पे उसे लगाते हैं तो हम उसको उसके अंदर नहीं, मतलब पिक्चर जो होती है उसको दीवार के अंदर नहीं ले जाते हैं, वो उसकी सरफेस पे रहती है, और उसकी सरफेस पे उसको किसी नेल वगैरह के सपोर्ट से रोका जाता है, जनरली ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑन द वॉल। लेकिन जो नेल होती है, हमें पता है नेल को, जो कील होती है उसको हम ठोक देते हैं,
ठीक है, तो नेल को हम इस तरीके से मान सकते हैं कि जैसे मैं ये मार्कर हाथ में होल्ड कर रहा हूं, मैं इसको गिरने से रोक रहा हूं, मैंने इसको कंटेन कर रखा है, ठीक है, मैंने इसको होल्ड कर रखा है। इन द सेम वे द वॉल होल्ड्स द नेल, कि जो वॉल होती है वो नेल को होल्ड करती है, कंटेन करती है, ठीक है। तो इस केस में भी यहाँ पे जगह, तो मतलब ये हमें ध्यान रखना, हमें ये नहीं याद कर लेना कि नहीं ऑन आएगा उसके साथ में, वॉल के साथ में क्या आएगा, दैट डिपेंड्स, वो डिपेंड करता है कि उनका रिलेशन कैसा है। हमें पता है कि जो वॉल है वो फोटो को प्रिवेंट नहीं कर रही है, होल्ड नहीं कर रही, कंटेन नहीं कर रही, ठीक है, बट नेल को कर रही है, ठीक है। तो नेल के लिए इन आ जाएगा और उसके लिए ऑन आ जाएगा। तो कंटेनर्स जो होते हैं, कंटेनर्स का मतलब जो किसी ऑब्जेक्ट को कंटेन कर रहा है। अब वो कंटेन करने का मतलब एक चीज समझ लेना, कंटेन करने का मतलब ये है कि जैसे अगर मैं इस मार्कर को अपने हाथ में रोक रहा हूँ, होल्ड कर रहा हूँ, कंटेन कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैंने पूरे मार्कर को अपने हाथ में छिपा रखा है, ये स्टाइलिश कहेंगे इसको, छिपा रखा है, ऐसा नहीं है। मैंने बस इसका एक छोटा सा पार्ट है, उससे इस पे अपना पूरा होल्ड या ग्रिप बना रखा है, तो मैं इसको कहूंगा इन, दिस इज इन माई हैंड, ठीक है। या अगर कोई कॉइन है, मैं उसको हाथ में बंद कर लूंगा तो भी मैं कहूंगा इन माई हैंड, तो कॉइन जो है वो टोटली कवर हो जाएगा, बट स्टिल इन यूज होगा। तो होल्ड होना ही काफी है, इससे मतलब नहीं है कि फंक्शनली वो उसका कितना पार्ट होल्ड कर रखा है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद में जो स्टेट्स हैं, अभी जैसे वो बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा था आई एम इन लव, ठीक है, पहली बात तो अब मैं समझा नहीं सकता तुम लोगों को, ठीक है, जो समझदार है वो अपने आप समझ जाएंगे, लल्लू अब सुधरते भी नहीं, ठीक है। तो लव इज अ स्टेट, स्टेटिव वर्ब होती है लव को, जब हम एज अ वर्ब यूज करते हैं तो दैट इज अ स्टेटिव वर्ब, जब हम उसको एज अ नाउन यूज करते हैं देन दैट इज द नेम ऑफ अ स्टेट, ठीक है। तो ऐसे नाउन्स जो किसी स्टेट को रेफर करते हैं उनके साथ में भी हम इन यूज करते हैं। देखो मैं समझाता हूँ यहाँ पे होता क्या, जैसे स्टेट है, कंडीशन है, सिचुएशन है, सिचुएशन, इनको हम कंसीडर करते हैं स्पेस दैट कवर्स, मतलब ये स्पेस हम कंसीडर करते हैं जो हमारी सारी साइड होती हैं, ठीक है। तो इनके साथ में इन लिखा करो, कोई भी ऐसा नाउन जो किसी स्टेट को रेफर कर रहा है। अब जैसे इस वर्षन ने लव लिखा, मैं मान लो यहाँ पे कंफ्यूजन लिख देता हूँ, ठीक है। कंफ्यूजन इज अ मेंटल स्टेट, सो यू हैव टू यूज प्रिपोजिशन इन, या मैं यहाँ पे पॉवर्टी लिख देता हूँ, पॉवर्टी भी एक हमारी इकोनॉमिकल स्टेट है, इन आ गया, ठीक है। कंडीशन, इन अ कंडीशन, सिचुएशन, ठीक है, आई हैव नेवर बीन इन सच अ सिचुएशन। तो जो सिचुएशंस हैं, कंडीशंस हैं, स्टेट्स हैं, दीज आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेस, मतलब मेटाफोरिकली उनको वो स्पेस को रिप्रेजेंट करती हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, दूसरा हम इनका यूज करते हैं किसी भी ऐसी चीज के लिए विच इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स, ठीक है, जो ऑल साइड से सराउंडेड है उसके लिए भी हम इन लिखेंगे, ठीक है। देखो जैसे ये हमने लिखा, देयर इज अ कॉइन इन माई पॉकेट, देयर इज अ कॉइन इन माई पॉकेट। तो हमें पता है जो कॉइन है ना वो सारे साइड से कवर्ड है और उसको पॉकेट ने कंटेन भी कर रखा है, तो उस कंडीशन में हमें प्रिपोजिशन लिखनी पड़ेगी इन। तो एट, ऑन, इन के बेसिक्स यही हैं जो मैंने आपको समझाया है। अब इनको हम कैसे यूज करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस में, कैसे अप्लाई करते हैं, मैं आपको दो तरीके से समझाता हूँ। पहले सिंपल सेंटेंस जो बहुत टिपिकल है, और उसके बाद में कुछ कंफ्यूजिंग सेंटेंस। पहले सिंपल वाले समझ लेते हैं। देखिए, here are 5 questions. There were some tall green trees dash both sides of the road. Some people start abusing when they are dash anger. The receptionist was sitting dash the chair dash his table. Their countries dash war with one of their neighboring countries. My friends and I will be staying dash Mohans this weekend. Patna and Kanpur are one of the cities situated dash the river Ganga. At, on, in. These prepositions have to be used in these blanks. इन blanks को fill करने के लिए इन prepositions का use करना है। चलो, एक बार ये जो सेंटेंसेस तुम लोगों को दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, इनके ब्लैंक्स फिल करो तो। Rajat Atri, of course I can, but I don't think it is relevant to discuss those things in this lecture.
सही है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या, देयर वर सम टॉल ग्रीन ट्रीज डैश बोथ साइड्स ऑफ द रोड। तो साइड जो होती है वो लाइन होती है, एरिया तो होती नहीं साइड, ठीक है। तो हम लिख देंगे इन, सॉरी ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड, ठीक है। तो हमें पता है साइड क्या होती है, साइड इज अ लाइन विच रन्स पैरेलल। मान लीजिए जैसे जब हम बोथ साइड्स ऑफ द रोड कह रहे हैं, तो रोड को तो हमने यहाँ पे मान लिया एरिया, भाई रोड को तो हमने मान लिया ये, ठीक है। और साइड का मतलब मान लिया ये लाइन, एक ये लाइन हो गई और एक लाइन हो गई। हमें पता है रोड पे दो ही साइड होती है, लेफ्ट राइट, ठीक है। तो अब चूंकि जो साइड है ना वो रिप्रेजेंट कर रही है लाइन को, तो इसके लिए प्रिपरेशन आ जाएगी ऑन। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, सम पीपल स्टार्ट अब्यूजिंग व्हेन दे आर डैश एंगर। अब देखिए जैसे लव है, एंगर है, ये क्या है, ये है स्टेट्स, ठीक है। ये हमारी मेंटल स्टेट्स हैं, मेंटल स्टेट है, तो स्टेट के लिए प्रिपरेशन आ गई इन, ठीक है। तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो स्टेट को रेफर कर रहा है उसके लिए प्रिपरेशन आ जाएगी इन। नेक्स्ट में देखें, द रिसेप्शनिस्ट वो सिटिंग डैश द चेयर डैश द टेबल। अब देखिए जो रिसेप्शनिस्ट का काम होता है कि जो भी लोग आएंगे उसके पास उनको डील करना, उनको इन्फॉर्मेशन देना, उनको काउंसिल करना, ठीक है। तो उस एक्टिविटी को रिप्रेजेंट चेयर करेगा या टेबल करेगा, तो हमें सबसे पहले ये समझना है। तो ये ऑब्वियस बात है कि उसको रिप्रेजेंट करेगा टेबल, ठीक। कि रिसेप्शनिस्ट की टेबल होती है, रिसेप्शनिस्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है थ्रू द टेबल, थ्रू द काउंटर, नॉट बाय द चेयर, ठीक है। तो इसके साथ तो हम लिख देंगे एट द रिसेप्शनिस्ट वाज सिटिंग एट द टेबल। एट द टेबल का मतलब शी वाज ऑन ड्यूटी, मतलब शी वाज डूइंग द एक्टिविटीज व्हिच वर सपोज्ड टू डू, ठीक है। अब आ जाते हैं डैश द चेयर। अच्छा, चेयर के बारे में आप लोग हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे, चेयर्स दो तरीके की होती हैं जनरली, ठीक है। एक तो ऐसी चेयर होती है जो फ्लैट होती है, बोर्ड सा, ठीक है। कुशन भी हो सकता है लेकिन उसमें आर्म्स नहीं होती हैं। और कुछ चेयर्स ऐसी होती हैं विच हैव आर्म्स, जिनमें साइड में आर्म्स भी होते हैं, ठीक है। तो जिनमें आर्म्स होते हैं दे कंटेन्यू, वो आपको कंटेन कर लेती हैं, तो उनके साथ में प्रिपरेशन लिखना है ऑन, ठीक है। अच्छा, जिन चेयर में आर्म्स नहीं होती हैं साइड में, ठीक है, हाथ रखने के लिए, वो फ्लैट सरफेस होती हैं, उनके साथ में प्रिपरेशन लिखनी है ऑन, ठीक है। अब हम ऑन भी लिख सकते हैं, इन भी लिख सकते हैं, तो दैट डिपेंड्स, मतलब वो डिस्प्यूटेबल नहीं है, दैट डिपेंड्स कि वो किस तरीके की चेयर रही होगी। फिलहाल में रिसेप्शनिस्ट की चेयर कंफर्टेबल होती है, तो आप इन लिखें, इन द चेयर, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाए, देयर कंट्रीज डैश वॉर विद वन ऑफ देयर नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है। कि उनकी जो कंट्री थी वो, मतलब युद्ध, मतलब उसमें लड़ाई चल रही थी पड़ोसी देशों के साथ में। अब एक चीज समझना, कुछ इंग्लिश में इडियम्स होते हैं जो आप लोगों ने पढ़े होंगे, जैसे एट वॉर, ठीक है, एट पीस, एट ईज, ठीक है। या एक इडियम होता है अगर आपने पढ़ा हो, एट डैगर्स ड्रॉन, ठीक है, एट लॉगर्स हेड, ठीक है। तो ये क्या एक्टिविटीज हैं, वॉर क्या है, एक एक्टिविटी है लड़ाई करना, पीस क्या है शांति से रहना, ईज क्या है आसानी से किसी काम को कर लेना, एक्टिविटीज है। डैगर्स ड्रॉन का मतलब आपस में दुश्मनी होना। तो इन सिचुएशंस में एक्टिविटीज के लिए ना एट लिखा करो, दे आर एट वॉर, ठीक है। सो दे आर एट वॉर का मतलब इट इज रेफरिंग टू द एक्टिविटी कि दे आर फाइटिंग विद ईच अदर, दे आर मतलब फाइटिंग ईच अदर। तो यहाँ पे वॉर को हम टिपिकली प्रोमिनेंस नहीं दे रहे, हम यहाँ पे प्रोमिनेंस दे रहे हैं उस एक्टिविटी को। भाई वॉर इज काइंड ऑफ एक्शन, जो लोग शांत रहते हैं उनके लिए तो वॉर नहीं यूज किया ना, वॉर तो उनके लिए जो आपस में लड़ भिड़ रहे हैं आपस में, ठीक है। तो जब हमारे लिए ऑब्जेक्ट प्रोमिनेंट ना हो बट कुछ और प्रोमिनेंट हो जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर एट लिखिए, ठीक है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स विच रिप्रेजेंट द एक्टिविटीज, उनके साथ हमेशा एट लिखें। नेक्स्ट में जाते हैं, माई फ्रेंड्स एंड आई विल बी स्टेइंग एज मोहन्स दिस वीकेंड। अभी जो मोहन्स है, मैं देखो आपको एक चीज समझाता हूँ। मोहन्स का मतलब मोहन्स हाउस है, ये चीज ध्यान रखें। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक लिखा द हाउस, नाउन, और मैंने लिखा मोहन्स। अब देखिए जो हम पजेसिव केस मोहन्स लिख रहे हैं ना, ये भी मोहन के हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब मोहन्स का मतलब है मोहन का हाउस, और द हाउस का मतलब तो हाउस है ही है। अब यहाँ पे देखें ना, मोहन एक प्रॉपर नाउन है। तो जब हम किसी प्लेस को किसी प्रॉपर नाउन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें पता है कि अब हमारे लिए प्लेस इंपॉर्टेंट नहीं है, पोजेशन इंपॉर्टेंट है। मतलब वो हाउस किसका है, हम इस बात को स्ट्रेस कर रहे हैं कि मोहन का घर, हम घर को स्ट्रेस नहीं कर रहे। तो हमारा प्रोमिनेंस जो है ना वो प्लेस पे नहीं है। अगर हमारा प्रोमिनेंस प्लेस पे नहीं है तो आप एट लिखें, ठीक है। तो जनरली जब हम किसी प्रॉपर नाउन के थ्रू किसी प्लेस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो भी हम उसके साथ में एट लिखते हैं, बिकॉज इन दैट केस
प्लेस इज नॉट प्रोमिनेंट, क्योंकि अगर प्लेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहा होता, ठीक है, तो हम उसी का यूज करते हैं सेंटेंस में। अगर हम उसका यूज नहीं, पर्सन का यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट कुछ और है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रिलेशन, कि वो घर मोहन का है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, घर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर हाउस इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इन ऑन तो भूल जाओ, वो तो यूज कर नहीं पाओगे। तो फिर एट प्रीपोजिशन लोकेशन की होती है, वही आप यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एट आ गया। अच्छा, अगर हम द हाउस लिख रहे हैं तो इस कंडीशन में हम एट भी लिख सकते हैं, इन भी लिख सकते हैं। मतलब दैट डिपेंड्स आप किस तरीके से कह रहे हैं, वो एट या इन दोनों आ सकते हैं, बट यहाँ पे केवल एट आएगा, यहाँ पे इन नहीं आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब प्लेस इज नॉट इंपॉर्टेंट, प्लेस इज नॉट प्रोमिनेंट, देन वी यूज एट, ठीक है। तो ये जो हमने लिखा ना एट मोहन, इसमें आप लिख दो एट मोहन। नेक्स्ट में आ जाते हैं। पटना एंड कानपुर आर ऑन द सिटीज, आर ऑफ द सिटीज सिचुएटेड एज द रिवर गंगा। अब देखिए, ये वही वाली बात हो गई, ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रिवर। जैसे हम मान लेते हैं ये रिवर है, तो रिवर की भी साइड्स होती हैं, जैसे रोड की साइड होती है, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई। अब इतना तो खैर सबको कॉमन सेंस है, जितना कि हमें जनरल अंडरस्टैंडिंग है अपना, ठीक है, उतना भी हमें पता है कि इसके रिवर के बीच में तो कोई वो हो नहीं सकता, क्या नाम, सिटी। सिटीज जो होती हैं रिवर की बैंक्स पे होती हैं, तो उस साइड या इस साइड, जैसा कि हमें पता है भाई कानपुर और पटना जो है वो गंगा नदी के किनारे हैं, ठीक है। तो ये जो साइड्स होती हैं, चाहे वो रोड की हो चाहे वो रिवर की हो, उनके लिए प्रिपरेशन यूज किया करो ऑन, ऑन द रिवर गंगा। हम्म। दोनों तरह की चेयर के लिए ऑन नहीं बोला बेटा, मैंने बोला कि जो चेयर फ्लैट होती हैं, जिनमें आर्म्स नहीं होती हैं, उनके लिए ऑन लिखा करो, जिन चेयर्स में आर्म्स होते हैं उनके लिए इन लिखा करो, ठीक है, मैंने ये बोला। चलो आ जाओ नेक्स्ट। तो अभी बहुत से क्वेश्चन है, हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। एट इन ऑन के अलावा जो एक दो प्रिपरेशन में आपके साथ और डिस्कस करना चाह रहा हूं वो है टू फ्रॉम थ्रू, ठीक है। टू फ्रॉम थ्रू, यहां पे ध्यान देंगे, ये प्रिपोजिशन मूवमेंट की है, ये लोकेशन की प्रिपोजिशन नहीं है। दीज प्रिपोजिशंस डोंट रेफर टू लोकेशन, दीज प्रिपोजिशंस रेफर टू मूवमेंट। ये मोशन या मूवमेंट जो होती है, मतलब जो ऑब्जेक्ट हमारे, जैसे जो, अगर हमें मोशन को या मूवमेंट ऑफ समथिंग को रेफर करना है, तो हमें टू फ्रॉम और थ्रू का यूज करना पड़ेगा। दीज प्रिपोजिशंस आर नॉट यूज टू रेफर टू सम काइंड ऑफ लोकेशन। लोकेशन की प्रिपोजिशन एट इन ऑन जो अभी हमने डिस्कस की, टू फ्रॉम थ्रू यूज होती हैं मोशन के लिए। बेसिकली इनको हम किस तरीके से यूज करते हैं, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो, व्हेन सम मूवमेंट हैपेंस, जब कोई मूवमेंट होता है, तो मूवमेंट जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ होता है, जिस पॉइंट पे जाके एंड हुआ होता है, ठीक है, तो उन पॉइंट्स की प्रिपरेशन होती है फ्रॉम और टू, ठीक है। एंड पॉइंट जहां पे कोई मोशन मूवमेंट एंड हो रहा है, टू जहां से स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन, उसके लिए फ्रॉम, ठीक है। एक बात तो ये ध्यान रखनी है, ऑरिजिन पॉइंट के लिए फ्रॉम यूज होगा, सोर्स के लिए फ्रॉम यूज होगा, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। एंड पॉइंट या डेस्टिनेशन, उसके लिए टू यूज होगा। हालांकि रेसिपिएंट के लिए भी डेस्टिन यूज होता है टू, लेकिन हम रेसिपिएंट को दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस ओनली, ठीक है। फिर उसके बाद में एक प्रिपोजिशन आ गई थ्रू। अच्छा, थ्रू का यूज हम करते हैं इनटू देन आउट ऑफ। अब यहाँ पे एक चीज समझें आप, ये जो फ्रॉम है ना, इसकी एक रिलेटिव प्रिपोजिशन हो गई आउट ऑफ, टू की एक रिलेटिव प्रिपोजिशन हो गई इनटू। इनटू और आउट ऑफ का यूज हम करते हैं थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के साथ में। थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो एंटरेबल हो। एंटरेबल का मतलब जिनमें आप एंटर कर सकते हैं, मतलब जिनमें एक हाइट हो या डेप्थ हो, ठीक है। सपोज मान लेते हैं ये एक रूम है, मैं एग्जैक्ट रूम तो थ्री डायमेंशनल नहीं बना पाऊंगा, लेकिन आप समझ लेंगे एक रूम है, ठीक है। अब सपोज एक ये रूम है, ठीक है, और कोई पर्सन इस रूम में गया, तो ये मूवमेंट हो गया इनटू। कोई पर्सन इस रूम से बाहर निकल आया, तो ये मूवमेंट हो गया आउट ऑफ, ठीक है। फिर कोई पर्सन ऐसा रहा कि एंटर किया और पार चला गया, ठीक है, तो ये प्रिपरेशन हो गया थ्रू। थ्रू, आउट ऑफ, इनटू। तो जो थ्रू है, आउट ऑफ है और इनटू है, ठीक है। इनका यूज हम करते हैं तब, ठीक है, जब हमें थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स में मोशन शो करना हो, ठीक है। अगर वो मोशन फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड है, तो हम प्रिपोजिशन यूज करेंगे आउट ऑफ। मतलब आउट ऑफ का मतलब फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। अच्छा, अगर वो मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड है, तो हम प्रेपोजिशन यूज करेंगे इनटू, ठीक है। अगर वो मूवमेंट इनसाइड देन आउटसाइड है, ठीक है, मतलब तो हम प्रेपोजिशन यूज करेंगे थ्रू, ठीक है। तो ये ध्यान देना है
कि फ्रॉम का रिलेटिव प्रिपरेशन आउट ऑफ हो गया, टू का रिलेटिव प्रिपरेशन इनटू हो गया, ठीक है। अब थ्रू जो है, थ्रू हो गया इनटू देन आउट ऑफ, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। अगर दोनों तरीके के मूवमेंट एक साथ ही हो जाए तो फिर हमें उसके लिए कंप्लीशन शो करने, मतलब कंप्लीशन ही हो गया एक तरीके से, आपने एंट्री भी किया एग्जिट भी कर गए, तो इस केस में आपको प्रिपरेशन यूज करनी पड़ेगी थ्रू। तो जो थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए हम थ्रू का यूज करते हैं, ठीक है। अब मैं ये बातें आपको कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझाता हूँ। ये बेसिक्स थे, ये आप लोगों को पहले से पता भी होंगे, नहीं पता थे कोई नहीं, मैंने समझा दिया। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखो। prepositions of movement to from through, इनका हमें यूज करना है। द मैन कुड सी डे लाइट डैश द अपर्चर। अपर्चर का मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। मतलब जैसे मान लो कोई दीवार वगैरह उसमें कोई टूट फूट हो गई तो एक छेद सा बन गया, या कोई मतलब इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम डे लाइट देख पा रहे हैं बाहर। सम इनमेट्स हैव absconded dash the jail in the past years. The shopkeeper was abrupt dash the point of rudeness. The man crossed the road and got dash the car which was awaiting for him. Our neighbors have moved dash some other town. Plants are very important as they absorb carbon dioxide as the air. Fill in these blanks, dear students. Fill in these blanks, dear students. हम्म, अब देखो, फर्स्ट में तो आ गया थ्रू, क्योंकि अगर किसी पर्सन को डे लाइट देखनी है तो ऑब्वियस सी बात है वो किसी ऐसी जगह पर जहां पर अंधेरा है और डे लाइट है बाहर, तो मतलब उनके बीच में कोई एक ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब कोई एक रुकावट है, ठीक है। और उस रुकावट को वो मतलब किसी अपर्चर के थ्रू देख रहा है। तो वो जो अपर्चर है ना, वो एक बीच में क्या हो गया, एक एंट्रेंस हो गया जिसके थ्रू डे लाइट वो देख पा रहा है या जिसके थ्रू डे लाइट उस तक आ पा रही है, ठीक है। तो जब कोई चीज किसी एक चीज में एंटर भी करे और एग्जिट भी करे एट द सेम टाइम, तो फिर हम उसके लिए प्रिपरेशन यूज करते हैं थ्रू। और ये ऑब्वियस सी बात है कि एंट्री एग्जिट दोनों एक ही साथ होंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए उस अपर्चर में डे लाइट ने एंट्री तो की लेकिन एग्जिट नहीं की तो उसको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो अगर उसको दिखाई पड़ रहा है तो उसका मतलब एंट्री एग्जिट बोथ थिंग्स आर हैपनिंग एट द सेम मोमेंट, तो उसके लिए प्रिपरेशन आ जाएगी थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सम इनमेट्स हैव abscond। abscond का मतलब तो भाग जाना, ठीक है। तो अगर इन्होंने abscond किया तो ऑब्वियस बात है, इतना तो हमें पता है कि भागकर जेल में तो नहीं गए होंगे, क्योंकि इनमेट्स लिखा हो तो इसका मतलब वो पहले से ही जेल में थे। तो अगर वो पहले से ही जेल में थे तो इसका मतलब जेल से बाहर ही भागे होंगे, जेल को तो वापस भाग के नहीं आए होंगे, ठीक है। एक तो कोई भी जेल से जो भाग गया वो वापस तो जेल में भाग कर नहीं आएगा, ठीक है। और abscond करने का मतलब भी जेल में भागकर वापस नहीं आना होता है, abscond का मतलब भी जेल से भाग जाना होता है। तो इसका मतलब जो जेल है ना, ये उनका ओरिजिनल पॉइंट है जहां पर वो पहले थे, बट यहाँ से वो मूव करके कहीं और, तो खैर कहाँ मूव करके वो हमें पता नहीं है और हमें उससे लेना देना भी नहीं है, लेकिन उनका ओरिजिनल पॉइंट यहाँ पे दे रखा है। तो ओरिजिन पॉइंट जो है मूवमेंट का, ठीक है, उसके लिए आप प्रिपरेशन लिखें फ्रॉम, ठीक है। फिर लिखा था शॉपकीपर वॉज अब्रप्ट एज द पॉइंट ऑफ रूडनेस, ठीक है। हाँ, अब देखिए अब्रप्ट का मतलब होता है थोड़ा सा मतलब रूखड़ होना, मतलब अब्रप्ट का मतलब यहाँ पे रूखड़ है, सडन नहीं है, इसका मतलब रूखड़ है, ठीक है। अब कोई पर्सन अब्रप्ट है, किस हद तक अब्रप्ट है, मान लीजिए ये पर्सन पोलाइट है, ये पर्सन रूड है, ठीक है। और ये इसका मॉडरेट लेवल है, ठीक है, ये मॉडरेट लेवल है, मतलब रूड और पोलाइट का मिक्सचर हो गया। अब यहां से पर्सन ऊपर जाएगा तो अब्रप्ट होता जाएगा। अब वो अब्रप्ट है, किस लेवल तक अब्रप्ट है हमें ये बताना है। तो ये आ गई प्रिपरेशन टू फाइनल पॉइंट डेस्टिनेशन, कि मतलब रूड हो जाए इतना अब्रप्ट है, कि मतलब कई बार रूड हो जाता है, ठीक है। तो अगर वो पर्सन रूड हो जा रहा है तो उसकी अब्रप्टनेस को हम ले जा रहे हैं उसके एक्सट्रीम पॉइंट तक। अगर एक्सट्रीम पॉइंट तक ले जा रहे हो तो एक्सट्रीम पॉइंट जो होते हैं वो हमेशा एंड पॉइंट्स होते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स हमेशा ही एंड पॉइंट्स होते हैं, तो उनके लिए प्रिपरेशन हो जाएगी टू। फिर लिखा था मैन क्रॉस द रोड एंड गॉट डैश अ कार। अब देखो, मैन ने रोड क्रॉस किया और कार में चला गया।
तो अगर ऑब्वियस बात है उसने रोड क्रॉस किया तो इसका मतलब वो पहले से कार में नहीं था, अब वो कार के अंदर गया। अगर वो कार से बाहर आया होता तो हम लिखते आउट ऑफ, लेकिन चूंकि हमें पता है उसने पहले रोड क्रॉस किया फिर कार में गया, तो इसका मतलब वो कार के अंदर गया, तो हम इसके लिए प्रिपोजिशन लिख देंगे इनटू, ही गॉट इनटू द कार। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, जिन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ में हम प्रिपोजिशन लिखते हैं ऑन, ठीक है, और जिन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ में हम प्रिपोजिशन लिखते हैं इन। ठीक। तो जैसे हम ऑन का यूज करते हैं बस के साथ, प्लेन के साथ, ट्रेन के साथ, शिप के साथ ऑन का यूज करते हैं, ठीक है। कार है, कैब है, टैक्सी है, ऑटो है, हेलीकॉप्टर है, एम्बुलेंस है, इनके साथ इन का यूज करते हैं। तो जिन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम इन लिखते हैं, अगर कोई पर्सन उनमें एंट्री कर रहा है तो गेट इनटू, ठीक है, और उनमें से अगर उतर रहा है तो गेट आउट ऑफ। ही गॉट आउट ऑफ द कार, ही गॉट इनटू द कार। गॉट इनटू द कार का मतलब कार में चले जाना, गॉट आउट ऑफ द कार का मतलब कार से बाहर आ जाना, ठीक है। अच्छा, लेकिन जिन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम ऑन यूज करते हैं उनमें अगर कोई पर्सन चढ़ रहा है तो गॉट ऑन टू, ठीक है, और गॉट ऑफ। ऑन टू के बजाय आप ऑन भी लिख सकते हो सिंपली, तो ही गॉट ऑन द, ऑन ही लिख दो, ठीक है। ही गॉट ऑन द बस, ही गॉट ऑफ द बस, ठीक है। तो ऑफ ऑन, ऑफ ऑन, ये मतलब ध्यान रखना है तुम्हें कि जिन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ में हम इन यूज करते हैं उनके साथ हमें गेट इनटू और गेट आउट ऑफ का यूज करना है। जिन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ हम ऑन यूज करते हैं उनके साथ में गॉट ऑन और गॉट ऑफ यूज करना है, ठीक है। क्योंकि कार के साथ में इन यूज होता है तो इसलिए हमने गेट इनटू लिख दिया, ठीक। नेक्स्ट में आते हैं, आर नेबर्स हैव मूव्ड डैश सम अदर टाउन। अब देखिए, हमारे नेबर्स जो हैं, जो पहले से हमारे नेबर्स थे, ठीक है, तो मूव कर गए। तो अगर वो मूव कर गए हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है वो कहीं गए होंगे, तो जहां भी गए होंगे जो भी उनका डेस्टिनेशन रहा होगा, टू। फिर हमने लिखा प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज दे ऑब्जॉर्व कार्बन डाइऑक्साइड एज द एयर। अब चूंकि वो ऑब्जॉर्व करते हैं, तो ऑब्जॉर्व का मतलब खींचना हो गया। अब वो कहां से ऑब्जॉर्व करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसका सोर्स क्या है, सोर्स हो गया एयर। कार्बन डाइऑक्साइड एयर में होती है तो एयर इज द सोर्स, तो सोर्स की प्रिपरेशन भी फ्रॉम होती है। सोर्स भी काइंड ऑफ ऑरिजिन होता है, हमेशा ध्यान देना, जो सोर्स होता है, कॉज होता है, दे आर काइंड ऑफ ऑरिजिन, वो काइंड ऑफ ऑरिजिन होते हैं। तो उसके साथ में आप लिखेंगे यहाँ पर हमेशा फ्रॉम, जो भी सोर्स है, कॉज है, ऑरिजिन है, वो सब एक ही बात होती है, तो उनके साथ में फ्रॉम लिखेंगे। प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज दे ऑब्जॉर्व कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। चलिए, अब ये कुछ सिंपल क्वेश्चंस हैं। अब फिर इसके बाद में हम थोड़े से टिपिकल टाइप के, मतलब थोड़े से कंफ्यूजिंग टाइप के क्वेश्चंस प्रिपरेशन के डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो इजी है, इनको एक बार आंसर बता दें। द प्लेन सेफली लैंडेड डैश द एडजेसेंट रनवे, Kamal was wearing a gold ring dash his first finger. There were already 7 persons dash the elevator. The burglars got in dash a hole dash the wall. And the actor emerged dash the hotel and got dash his car. This man will get dash the train dash the next stop. ये सेंटेंसेस पढ़ें। पढ़ने के बाद उनका कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करें कि किस सिचुएशन को डिस्क्राइब करना है, और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन सी सुटेबल प्रिपरेशन हमें यूज करनी चाहिए वो यूज करो, ठीक है। तो इन सेंटेंसेस को पढ़ो। सेंटेंस को पढ़ने के बाद में कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करो कि किस सिचुएशन, किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही जा रही है, और उस सिचुएशन या कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कौन सी प्रिपरेशन अप्रोप्रिएट रहेगी उसका यूज करें। फिर मैं समझा देता हूँ, फिलहाल में कोई डाउट हुआ तो। बेटा, गेट और गॉट का कंफ्यूजन नहीं है, दैट डिपेंड्स ऑन द टेंस। आप गेट वर्ब की कोई भी फॉर्म यूज कर सकते हो, वो कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं कि ऑन के लिए गेट लिखना पड़ेगा और इनटू के लिए गेट लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वो टेंस के अकॉर्डिंग यूज हो रही है, गेट की फॉर्म टेंस से डिसाइड होगी। हाँ, इन ब्लैंक्स को एक बार आप लोग फिल करें। द प्लेन सेफली लैंडेड एज द एडजेसेंट रनवे, ठीक है। हम्म, आंसर्स कमेंट किया करो, इधर उधर की बातें मत किया करो, कोई फायदा नहीं होता है। अब देखो, मैं ये जो फर्स्ट सेंटेंस है ना,
ध्यान से सुनना, जो बातें यहाँ पे बताई जाएंगी थोड़ा सा। द प्लेन लैंडेड सेफली डैश द एयरपोर्ट। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रेपोजिशन कभी फिक्स नहीं हो सकती, ठीक है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, ठीक है। द प्लेन लैंडेड सेफली डैश द एयरपोर्ट। तुम लोग आधे तो तुम में से बावले हो, ठीक है। मैं पढ़ा क्या रहा हूं, पूछ क्या रहे हो, विच ट्रांसपोर्ट टेक ऑन, बद्ध आदमी हो क्या? हम्म। अब देखो यहाँ पे समझना, मैंने कहा था ना कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट। हर एक चीज कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करती है। अब एयरपोर्ट जो है, इसको हम, अगर कोई प्लेन कहीं जा रहा है और वो लैंड करता है मान लीजिए किसी एयरपोर्ट पे, तो हम एयरपोर्ट को क्या कंसीडर करें? पॉइंट कंसीडर करें, लाइन कंसीडर करें, या एरिया कंसीडर करें? तो हमें पता है कि एयरपोर्ट एक पॉइंट जहां पे उसने लैंड किया, फिर वहां से फिर टेक ऑफ करेगा, फिर कहीं और जाके उतरेगा। तो वो हमने कहा था ना, रूट पॉइंट्स, जो पॉइंट्स ऑन रूट होते हैं उनके साथ में प्रिपोजिशन लिखनी एट, तो आगे एट द एयरपोर्ट। लेकिन जब हम रनवे कहेंगे ना, तो रनवे को हम पॉइंट नहीं मानेंगे, क्योंकि जो हमारी इमेज बनेगी ना रनवे की हमारे दिमाग में, तो हमें पता है रनवे का मतलब ये है। रनवे पे लैंड करने का मतलब ऐसा नहीं होता कि जैसे प्लेन ने लैंड किया और उतर गया, ठीक है। रनवे एक लाइन होती है, जैसे रोड होता है, तो रनवे इज अ काइंड ऑफ रोड, ठीक है। तो इसमें प्रिपरेशन हो जाएगी ऑन। अब ये समझना है कि हम विजुलाइज स्पेस को कैसे कर रहे हैं। हम उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, उस एरिया, उस प्लेस को एरिया कंसीडर करेंगे, पॉइंट कंसीडर करेंगे, या लाइन कंसीडर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में कमल वॉज वेयरिंग अ गोल्ड रिंग डैश हिज फर्स्ट फिंगर, ठीक है। अब देखो हमने क्या कहा था कि अगर कोई चीज किसी चीज को होल्ड कर रही है तो हमें प्रिपोजिशन लिखनी पड़ेगी इन, ठीक है। जैसे मैं इस स्टाइलस को होल्ड कर रहा हूं तो मैं कहूंगा इट इज इन माई हैंड, ठीक है। बट अगर आप रिंग के केस में देखेंगे, तो जैसे ये रिंग है, ठीक है, तो आप रिंग के केस में देखेंगे तो ऐसा नहीं है। हालांकि अटैच है रिंग, बट उसको जो फिंगर है वो होल्ड नहीं कर रही है, फिंगर ने उसको कंटेन नहीं कर रखा है, तो फिंगर इज नॉट कंटेनर, ठीक है। तो स्टाइलस के केस में हैंड इज अ कंटेनर विच इज होल्डिंग इट, बट फिंगर इज नॉट होल्डिंग इट, दो इट इज अटैच टू फिंगर, दैट्स व्हाई इट इज होल्डिंग, बट फिंगर इज डूइंग नथिंग। तो उस केस में आप इन तो लिख नहीं पाओगे, ठीक है। तो यहां पे आएगा ऑन। ऑन का मतलब है अटैच्ड, ठीक है, अटैच्ड। नेक्स्ट में आ जाइए। देयर वर ऑलरेडी 7 पर्सन डैश द एलिवेटर। अगर हम एलिवेटर, आप समझते हैं ना लिफ्ट, अगर लिफ्ट में 7 लोग हैं तो हम यहाँ पे लिफ्ट को क्या कंसिडर कर रहे हैं? एक लाइन, ठीक है, एक लाइन जो कि मतलब एक यूनिडायमेंशनल है, सिंगल डायमेंशन की, या एरिया या पॉइंट। तो अगर 7 पर्सन है, 7 पर्सन है, तो ऑब्वियस बात है इट इज एन एरिया, तो अगर ये एरिया तो इन आ गया। और वैसे भी हमें पता है कि एलिवेटर जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, द बर्गलर्स गॉट इन डैश अ होल। अब बर्गलर समझते हैं, सेंध मार, चोरी वगैरह करने के लिए किसी के घर में जो लोग घुस जाते हैं वो। तो हमने कहा कि बर्गलर्स गॉट इन, कि जो बर्गलर्स थे वो घर के अंदर घुसे कैसे? अ होल। तो होल समझ रहे ना, जैसे मान लीजिए ये घर है, ठीक है, और ये वॉल है, वॉल में यहाँ पे कोई होल है, तो वो अंदर से बाहर चले गए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे थ्रू, ठीक है, यहाँ पे आ गया थ्रू। अच्छा, फिर उसके बाद में जो होल था वो कहाँ था? ठीक है, तो हमें पता है कि जो होल है वो वॉल का पार्ट है, मतलब जहां पे वॉल टूटी हुई है वो होल है, ठीक है। तो चूंकि वो उसमें अलग से अटैच नहीं है, जो हम ऑन लिखें, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा इन द वॉल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द एक्टर एमर्ज्ड डैश द होटल। अब एमर्ज का मतलब होता है अपीयर होना, निकलना। एमर्ज का मतलब जाना नहीं होता, एमर्ज का मतलब आना कहीं से, सोर्स, ठीक है। तो जो होटल है ना, सोर्स हो गया जहां से उसने एमर्ज किया, फ्रॉम, ठीक है। गॉट डैश इज कार। अब चूंकि वो पहले से हमें पता है कि होटल से निकला, कार में पहले से तो था नहीं, तो कार में अब वो गया होगा एंट्री करके, तो इनटू, गॉट इनटू हिज कार, ठीक है। फिर आ गया, दिस मैन विल गेट डैश द ट्रेन डैश द नेक्स्ट स्टॉप। तो अब हमने क्या किया, ट्रेन के साथ में हमें प्रिपोजिशन लिखनी पड़ती ऑन। और अगर हम लिख रहे हैं दिस मैन विल गेट डैश द ट्रेन डैश द नेक्स्ट स्टॉप, तो इसका मतलब ये जो सिचुएशन है, इससे हम इजिली ये गेस कर सकते हैं कि ये जो मैन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ही इज ऑलरेडी
ऑन द ट्रेन, वो पहले से ही ट्रेन में है, ठीक है। क्योंकि अगर वो पहले से ट्रेन में नहीं होता तो फिर ये सिचुएशन डिस्क्राइब करनी लॉजिकल नहीं होता कि वो नेक्स्ट स्टॉप पे उतरेगा चढ़ेगा, क्योंकि जो पर्सन नेक्स्ट स्टॉप पे है, मान लीजिए जो इस स्टॉप पे पर्सन है वो इसी स्टॉप से एंटर करेगा बस ट्रेन में, और अगर वो नेक्स्ट स्टॉप से करना होता तो स्टॉप पे वो कर क्या रहा होता है। तो इसका मतलब द मैन इज ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, तो ये पहले से ट्रेन में, तो अगर ये पहले से ट्रेन में है तो अब ये ट्रेन में चढ़ेगा नहीं, ट्रेन से उतरेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गेट ऑफ, दिस मैन विल गेट ऑफ द ट्रेन, ठीक है। और अगर ये ट्रेन में चढ़ता तो हम लिखते हैं ऑन द ट्रेन, बट क्योंकि हमें सिचुएशन से पता है ये ट्रेन में जाने वाला नहीं, ट्रेन से उतरने वाला पर्सन है, तो हमने ऑफ लिख दिया। अच्छा, नेक्स्ट स्टॉप को हम क्या मानेंगे, रूट पॉइंट। अभी हमने पढ़ा ना रूट पॉइंट्स जो होते हैं उनके लिए प्रिपोजिशन एट आती है, जैसे एयरपोर्ट के साथ आई थी, तो यहाँ पे आएगा एट द नेक्स्ट स्टॉप। हाँ, फिफ्थ में आउट ऑफ नहीं लिख सकते, ये देखो मैं बता देता हूँ बच्चे, एक छोटी सी बात समझ लेना कि आउट ऑफ और फ्रॉम का ये कंफ्यूजन थोड़ा सा तुम लोगों को रहेगा, तुमने पूछा एक बच्चे ने, अच्छी बात है। देखो, आउट ऑफ, फ्रॉम, ठीक है, इनटू, इनटू, और क्या था इसका इनटू का रिलेटिव था, टू। तो देखिए फ्रॉम का और टू का हम यूज करते हैं उस सिचुएशन में जब जो पर्सन बता रहा है, जो डिस्क्राइब कर रहा है, वो कंसिडरेबल डिस्टेंस पे हो, अच्छी खासी डिस्टेंस पे हो, मतलब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके लिए हम फ्रॉम और टू का यूज करते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, जो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास होते हैं, जैसे हम मैं किसी सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा हूँ और वो सिचुएशन मेरे काफी पास है, सपोज, ठीक है, मैं वहीं पर हूँ और मैं इजिली देख पा रहा हूँ, ठीक है, उन चीजों को होते हुए अपने सामने, तो फिर मैं इनटू और आउट ऑफ का यूज करूंगा। तो प्रॉक्सिमिटी के लिए हम यूज करते हैं आउट ऑफ। देखिए, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि भाई हम जैसे फ्रॉम लिखें या आउट ऑफ लिखें या इनटू लिखें या टू लिखें, कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। समटाइम सिचुएशन गेट कंफ्यूजिंग, कई बार सिचुएशन कंफ्यूजिंग आती है, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये बातें हमेशा ध्यान रखना कि इनटू और आउट ऑफ का यूज हम करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जो स्पीकर के पास होते हैं, जिनको स्पीकर देख सकता है अपने सामने होते हुए, और मतलब जिनमें ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। लेकिन जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए आपको इनटू लिखना पड़ता है, टू और फ्रॉम लिखने पड़ते हैं। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ऐसे समझना। जैसे मैंने लिखा आई एम गोइंग टू माई हाउस, ठीक है, और आई एम गोइंग इन टू माई हाउस। अब इन दोनों में ये डिफरेंस है। सपोज मान लो ये मेरा घर है और मैं अपने घर के पास में हूँ, किसी पर्सन ने पूछा भाई कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो अब मुझे उसे बताना है कि मैं बाहर मार्केट जाऊंगा या दोस्त के यहाँ जाऊंगा या अपने घर में जा रहा हूँ, तो मैं उससे कह दूंगा इनटू, आई एम गोइंग इनटू हाउस, ठीक है। लेकिन मान लो मैं अपने ऑफिस में हूँ, अब मेरा घर है 5-10 किलोमीटर दूर, और मेरे दोस्त ने मेरे से पूछा कि आज तुम कहाँ जा रहे हो, अब यहाँ से ऑफिस से कहाँ जाओगे, ठीक है। तो अब मैं उसे इनटू नहीं कह सकता, अब मैं उससे कहूंगा टू, आई एम गोइंग टू माई हाउस, ठीक है। तो ये ध्यान देना, फ्रॉम और टू का यूज हम तब करते हैं बेसिकली जब ऑब्जेक्ट हमसे डिस्टेंट हो, और अगर पास में ही है और हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने सामने होते हुए देखते हुए, और बहुत कम डिस्टेंस है, कंसिडरेबल डिस्टेंस नहीं है उनके बीच में, तो फिर हम इनटू और आउट ऑफ का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गए क्वेश्चंस। अब देखिए और कुछ क्वेश्चन स्टार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। अब यहां से ना थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करना, और इधर उधर के क्वेश्चंस मत पूछो, कोई फायदा नहीं होगा। Kamal put the extra cheese dash the refrigerator. The man put his hands dash the pockets of his jacket. There were several uncapped players dash the final list. Your name is after your brothers dash the final list. The driver pulled the car dash the right to avoid the accident. The man took the third street dash the right. Fill in these blanks. एक बार इन पे ट्राई करो, फिर जो समझाता हूं उस पर ध्यान देना।
अब देखो यहाँ पे एक चीज समझना, पहले मैं आंसर बता देता हूँ तुम लोगों को, फिर उन्हें एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें आंसर आएगा इन, और इसमें आंसर आएगा इनटू। ठीक है। अब हमें कैसे ये मतलब पता चल गया कि इसमें इन आएगा इसमें इनटू आएगा? वर्ब तो दोनों में पुट लिखी हुई है, तो ये मूवमेंट तो है, एक्शन तो है, यहाँ पे डायनेमिक प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। देखिए जैसे पुट है, थ्रो है, जंप है। ठीक है, आप ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो कि डायनेमिक होती हैं, मतलब इन नेचर दे आर डायनेमिक। ठीक है, तो अगर हम मान लीजिए कि इन वर्ब्स के साथ में जैसे पुट वर्ब है, थ्रो वर्ब है, जंप वर्ब है। ठीक है, फॉल, एक बच्चा बार बार वो क्वेश्चन पूछ रहा था, वो उसको धीरज नहीं था, बार बार पूछा जा रहा था। ठीक है, फॉल इन द वेल, फॉल इन टू द वेल, ये चैन नहीं रखते। ठीक है, असल में ये यूट्यूब पे एक कमी है, ओपन प्लेटफॉर्म पे ये कमी होती है। ठीक है, तो अब कहानी क्या, जैसे फॉल है, जंप है, थ्रो है, ठीक है, पुट है, ये ऐसी वर्ब्स हैं विच आर डायनेमिक इन नेचर, जो नेचर में डायनेमिक हैं, मतलब एक्टिविटीज है ना, डायनेमिक है, यू हैव टू डू समथिंग। ठीक है, आपको कुछ करना पड़ता है उसके लिए। तो अब हमने पढ़ा कि when we are referring to something moving or when we are referring to something dynamic, then we have to use preposition into, because in, at, on are the prepositions of location and position. ठीक है, not of the preposition of movement। तो हमें इनके साथ में into यूज करना पड़ता है, बट ध्यान ये रखना है कि जब हम into लिखते हैं वी आर स्ट्रेसिंग द एक्शन, हम स्ट्रेस कर रहे होते हैं एक्शन को, एक्टिविटी को। बट सपोज अगर हमें एक्टिविटी को नहीं और रिजल्ट को स्ट्रेस करना है, तो फिर हम इन लिखेंगे। तो वी कैन यूज वर्ब्स इन, वी कैन ऑल्सो यूज प्रिपोजिशंस इन विद दिस वर्ब्स। हालांकि हम इनके साथ में इनटू भी यूज कर सकते हैं और इनके साथ में इन भी यूज कर सकते हैं, बट वो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे मैं अब ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए एक दो तरीके से समझा देता हूँ, समझना। ये जो वर्ब्स हैं जो भी मैंने कही हैं, इनका ध्यान रखना। पुट, ठीक है, थ्रो, जंप, फॉल, एटसेट्रा। ठीक है, कि इन वर्ब्स के बाद में हम इन लिखेंगे या इनटू लिखेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट। एज आई ऑलवेज से दैट prepositions can never be fixed, you have to understand, you have to decode the situation, the context, only then you can use correct prepositions, or prepositions will always confuse you। ठीक है, तो वो जो कॉन्टेक्स्ट है ना, हालांकि मैंने बड़ी ऑब्जेक्टिव होने की कोशिश की इन एग्जांपल्स को प्रिपेयर करते समय कि एग्जांपल्स इस तरीके से तैयार किए जाएं जो ऑब्जेक्टिव इन नेचर हो, कंफ्यूज ना करें। ठीक है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट मतलब कॉन्सेप्ट तो पहले से कंफ्यूजिंग है, अगर जो हम एग्जांपल्स पिक करेंगे वो एग्जांपल्स भी कंफ्यूजिंग हो जाएंगे, तब तो फिर सब आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बेकार हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो देखो अब मैं समझाता हूँ, मेरी बात ध्यान से समझना। अगर हम फाइनल स्टेट को रेफर कर रहे हैं कि कोई चीज बाहर थी उसको अंदर रख दिया, अगर हम ये रेफर करना चाह रहे हैं कि वो बाहर से अंदर मूव हो गई, जो चीज बाहर थी उसको अंदर रख दिया, तो हम यूज करेंगे प्रिपोजिशन इन। लेकिन अगर हम उस एक्टिविटी को, एक्टिविटी प्रोसेस लिखा ना, प्रोसेस का मतलब एक्टिविटी, अगर हम उस एक्टिविटी को रेफर कर रहे हैं ना कि उस फाइनल लोकेशन को, तो हम इनटू यूज करेंगे। ठीक है, अब ऐसा समझना, जैसे हमने लिखा कमल पुट द एक्स्ट्रा चीज डेस द रेफ्रिजरेटर, इन द रेफ्रिजरेटर हमने लिखा, तो मान लीजिए कोई पर्सन कुछ बनाने के लिए चीज लेकर आया, चीज बच गया, बाहर रखोगे खराब हो जाएगा। ठीक है, तो हमने उसको फ्रिज के अंदर रख दिया। तो यहां पर हम रेफर क्या कर रहे हैं, हम रेफर कर रहे हैं उस फाइनल स्टेट को कि अब वो फ्रिज के अंदर पहुंच गया, पहले बाहर था, या हम उस एक्टिविटी को कि मतलब उसने रखा। तो आप रखना जो एक एक्टिविटी है उसको स्ट्रेस कर रहे हो, या फ्रिज के अंदर जो मतलब फाइनल स्टेट है उसको रेफर कर रहे हो, दैट विल डिसाइड द प्रेपोजिशन, वो प्रेपोजिशन डिसाइड करेगा। तो हमें पता है कि फ्रिज के अंदर इसलिए रखा जाता है इन चीजों को, चीज वगैरह को, जिससे वो खराब ना हो जाए। तो हमें फाइनल स्टेट को रेफर करना था, इसीलिए हमने इन लिख दिया। अब मान लीजिए कोई बाहर है आदमी, जैसे आजकल ठंड का मौसम है, ऐसे ठंड में बाहर घूम रहा है, तो ठंड है, उसके हाथ ठंडे हो रहे हैं, तो उसने अपने अंदर रख लिए पॉकेट में। ठीक है, तो ये मूवमेंट है, ये एक्टिविटी है, मूविंग हैंड्स इनसाइड पॉकेट्स। ठीक है, तो इसके लिए हमने इनटू लिख दिया।
अब एक मैंने काफी पहले यूट्यूब पे एक वीडियो में कभी डिस्कस किया था इसी सेम कॉन्सेप्ट को काफी डिटेल में। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा, दे थ्रू द गार्बेज डैश द बिन। मान लीजिए कूड़ा बाहर पड़ा हुआ है, ठीक है, कूड़ा बाहर पड़ा हुआ है तो उन्होंने कूड़ा उठा के उसको बिन में डाल दिया, डस्टबिन में डाल दिया। अब आप यहाँ पे क्या रेफर करना चाह रहे हो, आप किस बात को स्ट्रेस करना चाह रहे हो? आप स्ट्रेस करना चाह रहे हो इस एक्शन को कि उन्होंने थ्रो किया, ठीक है, या आप इस बात को स्ट्रेस करना चाह रहे हो जो गार्बेज बाहर पड़ा था वो अब बिन के अंदर हो गया? तो हमें पता है कि गार्बेज को बिन के अंदर इसलिए रखा जाता है क्योंकि बाहर वो गंदगी फैलाता है, उससे फाउल स्मेल आती है, देखने में खराब लगता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर फाइनल स्टेट को रेफर कर रहे हैं कि जो फाइनली चीज पहले बाहर थी वो अंदर हो गई, ठीक है, तो हम यूज करेंगे इन। तो हमने यहाँ पे इन लिख दिया, दे थ्रू द गार्बेज इन द बिन, ठीक है। अब एक दूसरी चीज देखो, मान लो द मैन थ्रू द बॉटल, बॉटल है ये, ठीक है, डैश द बस या ट्रेन। मान लो जो कोई पर्सन है, बस जा रही है, उसने कोई बॉटल उठाई और बस के अंदर फेंक दी, हरकत, ठीक है, हाँ, हरकत मतलब भाई बस जा रही है, मतलब पंगा ले रहा है कोई पर्सन, ठीक है, तो उसने उस बॉटल को उठा के बस के अंदर फेंका जिससे कोई हिट हो जाए, कोई हर्ट हो जाए, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में इनटू, क्योंकि हमें पता है ऑब्वियस सी बात है कि गार्बेज को बिन के अंदर रखने का एक पर्पस होता है कि उसको अंदर हम क्यों रखते हैं, ठीक है, लेकिन बॉटल जो बाहर पड़ी हुई है उसको तो बस के अंदर रखने का कोई पर्पस नहीं होता। तो यहाँ पे एक्चुअल में रेफर करना है एक्टिविटी को, एक्टिविटी को स्ट्रेस करना है तो इनटू आ गया, ठीक है। तो हम थ्रू, थ्रो है, जंप है, फॉल है, पुट है, इन वर्ब्स के साथ में इन या इनटू दोनों ही लिख सकते हैं, वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे, ये हमेशा ध्यान रखना। इफ यू आर रेफरिंग टू द फाइनल स्टेट, ठीक है, देन यू यूज in. If you are referring to the activity of doing something, then you use preposition into. तो into का यूज हम करते हैं प्रोसेस को, एक्टिविटी को स्ट्रेस करने के लिए, और रिजल्ट है और फाइनल स्टेट है उसको स्ट्रेस करने के लिए हम इनका यूज करते हैं, ध्यान देना, ठीक है। तो मतलब ये रट्टा मार के पहले से ना बैठेंगे, पुट के साथ में इन आएगा, इनटू आएगा, दैट डिपेंड्स। नेक्स्ट देखो, देयर वर सेवरल अनकैप्ड प्लेयर्स दैट्स द फाइनल लिस्ट, योर नेम इज आफ्टर योर ब्रदर्स दैट्स द फाइनल लिस्ट। ये 9th और 10th ब्लैंक है, जरा एक बार इनको फिल करें, करें बच्चों, फिर मैं इनको समझाता हूँ इनको भी। मैंने कहा था ना ये कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले समझना, पहले मैं आंसर बता देता हूँ फिर आपको धीरे धीरे समझा देता हूँ। ऑन द लिस्ट, इन द लिस्ट, ठीक है, ये तो है आंसर्स, अपना ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज समझना, जैसे लिस्ट है, ठीक है, लाइन है, रो है, क्यू है, ठीक है, ये जैसे कोई लिस्ट है, कोई लाइन है, कोई रो है या क्यू है, ये मतलब एक तरीके से अगर हम इनको इमेजिन करें दिमाग में तो दीज आर सिंगल डायमेंशनल, ये वन डायमेंशन ऑब्जेक्ट्स होते हैं। मान लीजिए कोई लाइन है तो इस तरीके से होगी, क्यू है, रो है, इस तरीके से होगी, लिस्ट होगी तो ऐसे भी हो सकती है या मतलब वर्टिकल भी हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो रहेगी लाइन ही, चाहे उसको वर्टिकल लिस्ट, मान लीजिए हम कोई चीज कोई आइटम्स लिख रहे हैं ए बी सी डी ई एफ, तो ये लिस्ट हमने ऐसे बना दी, तो वो चाहे आप लिस्ट वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब आप उसको अगर रोटेट कर देंगे 180 डिग्री पे तो इससे कोई, या 90 डिग्री पे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ध्यान ये रखना है कि जैसे, एक मिनट क्या हो गया है? ठीक है, तो जैसे रो है, लाइन है, लिस्ट है, क्यू है,
ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनके साथ में हमें प्रीपोजिशन यूज करनी चाहिए नॉर्मली ऑन। ठीक है, द पर्सन ऑन द सिक्स्थ रो। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अब यहाँ पे एक दूसरी बात भी ध्यान रखनी है, दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि अगर मान लीजिए जैसे हमने एक लिस्ट बनाई, मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, ये आइटम्स हो गए, एक लिस्ट बन गई। तो अगर हम जनरल सेंस में रेफर करेंगे, ठीक है, तो हम इसके लिए यूज करेंगे ऑन। ठीक है, देर आर 7 आइटम्स ऑन दिस लिस्ट, 7 आइटम्स ऑन दिस लिस्ट। लेकिन अगर ये जो लिस्ट है ये आइटम्स की लिस्ट है, ये लाइन आइटम्स की लाइन है, ये क्यों इन ए बी सी डी ई एफ जी एच आइटम्स की लाइन है। अगर हम किसी ऐसे आइटम को जो इसके अंदर इंक्लूडेड है उसको रेफर करें, पर्टिकुलर को जो इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो फिर हमें प्रिपोजिशन लिखनी पड़ेगी इन। अदरवाइज जनरल में प्रिपोजिशन लिखनी पड़ेगी ऑन। तो ये ध्यान देना। अच्छा, उसके लिए इन क्यों लिखते हैं वो समझ लेना। इन इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो इंक्लूडेड है, मतलब इंक्लूडेड का मतलब ये वैसी वाली कहानी हो गई, द नेल इन द वॉल, द नेल इन द वॉल, कि वॉल ने नेल को कंटेन कर रखा है, होल्ड कर रखा है, तो इसलिए इन लिख दिया ऑल साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे इन आ जाएगा। तो अब ये बात तुम्हें ध्यान देनी है कि अगर तुम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को जो उस लाइन का पार्ट है ये शो करने के लिए लिख रहे हो तब तो इन लिखना। जनरल सेंस में अगर बात कर रहे हो और ये नहीं स्ट्रेस करना चाह रहे हो कि दैट इज द पार्ट ऑफ दैट थिंग, तो आप लिखने का ऑन। ठीक है, हाँ। ठीक है, आई रोट अ लेटर इन इंक। बच्चे ये प्रेपोजिशन ऑफ स्पेस नहीं है यहाँ पर, ये ध्यान रखना, ये प्रेपोजिशन ऑफ मैनर है, और हम प्रेपोजिशन ऑफ स्पेस डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर में। ठीक है, तो इसमें ऑन आ जाएगा, इसमें इन आ जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, द ड्राइवर पुल्ड द कार डैश द राइट टू अवॉइड द एक्सीडेंट, द मैन टुक द थर्ड स्ट्रीट डैश द राइट। अब यहाँ पे एक चीज समझना, पुल्ड द कार, उसने कार को पुल किया, तो पुल एक डायनेमिक वर्ब है, डायनेमिक एक्शन की वर्ब है ना, पुल करना, पुश करना, थ्रो करना। ठीक है, तो अगर उसने पुल किया कार को तो किस तरफ किया, किस डायरेक्शन में गया, तो डायरेक्शन की प्रेपोजिशन तो टू होती है जैसा भी हमने पढ़ा, तो यहाँ पे आ जाएगा टू, टू द राइट। ठीक है, फिर हमने लिखा था मैन टुक द थर्ड स्ट्रीट डैश द राइट। अब मान लीजिए कोई पर्सन है रोड पे जा रहा है, मान लीजिए रोड पे चल रहा है, ये इसकी राइट साइड हो गई, ये इसकी लेफ्ट साइड हो गई, और हम कह रहे हैं ये थर्ड स्ट्रीट में चला गया। टुक द थर्ड स्ट्रीट का मतलब जो थर्ड स्ट्रीट थी उसमें चला गया। मान लीजिए पहली स्ट्रीट ये आई, दूसरी स्ट्रीट ये आई, तीसरी स्ट्रीट ये आई, और इसमें चला गया। तो यहाँ पे जो स्ट्रीट है ना, स्ट्रीट जो है, सॉरी जो राइट है, वो राइट साइड मूवमेंट की डायरेक्शन नहीं है। जैसे कि यहाँ पर है, उसने पुल किया कार को, किस डायरेक्शन में पुल किया, तो मूवमेंट था तो हमने टू लिख दिया। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो जो राइट है वो मूवमेंट की प्रिपरेशन नहीं है। ठीक है, वो जो राइट है वो स्ट्रीट और राइट की पोजीशन है, कि स्ट्रीट कौन से साइड वाली, लेफ्ट साइड वाली स्ट्रीट थर्ड स्ट्रीट या राइट साइड वाली थर्ड स्ट्रीट। तो यहाँ पे जो राइट है इसका यूज हम कर रहे हैं टू रेफर टू द डायरेक्शन ऑफ द वर्ब पुल। लेकिन यहाँ पे इस राइट का हम यूज कर रहे हैं टू एक्सप्रेस द पोजीशन ऑफ दिस थर्ड स्ट्रीट की पोजीशन को रेफर करने के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑन। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा ऑन द लेफ्ट ऑन द राइट, तो हम जनरली ऑन द लेफ्ट ऑन द राइट यूज करते हैं, लेकिन हम ऑन द लेफ्ट ऑन द राइट तब यूज करते हैं जब हमें रेफर करनी हो पोजीशन। ठीक है, लेकिन अगर कोई डायनेमिक वर्ब है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, कोई मतलब डायनेमिक वर्ब है जो मूव कर रही है, ठीक है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, तो अगर उसकी डायरेक्शन के लिए आप लेफ्ट राइट यूज करोगे तो फिर आपको टू यूज करना पड़ेगा। ठीक है, देखो मैं इसको थोड़ा सा और आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये रोड है और इस पे एक कार जा रही है, कार वाला बीच में कार को चला रहा है। ठीक है, उसने देखा इधर से एकदम कोई बच्चा आ गया दौड़कर। ठीक है, तो जनरली हम लेफ्ट साइड पे चलते हैं, इंडिया में तो लेफ्ट साइड ही ड्राइविंग होती है। तो मान लो लेफ्ट साइड से कोई एक बच्चा आ गया भागता हुआ या कोई जानवर आ गया, तो उसने सोचा एक्सीडेंट ना हो तो उसने इधर मोड़ दिया, तो ये डायरेक्शन है, तो हमने टू लिख दिया। लेकिन ये जो है ना डायरेक्शन, ये पोजीशन है, थर्ड स्ट्रेट ऑन द राइट, तो हमने ऑन लिख दिया। तो जैसे ऑन द राइट ऑन द लेफ्ट सही होता है, उसी तरीके से आप टू द लेफ्ट और टू द राइट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए, ये डिफरेंसेस समझते रहना। सम मोर एग्जांपल्स, now fill in these blanks. The sun was already high as the sky. The sun was a huge ball of fire low as the horizon. He has 6 fingers as his right hand. Kamal has 6 matches 6 as his right hand. There were various incidental expenses at the bottom of the bill, or the manufacturer's name was as the bottom of the plate. Fill in these blanks too. इन blanks को भी एक बार fill करें। इन blanks को भी एक बार fill करें।
अब देखिए, जैसे हम अर्थ पे रहते हैं, हमारा एग्जिस्टेंस जो है वो ग्राउंड पे, हम अर्थ पे रहते हैं ग्राउंड लेवल पे, ठीक है। तो स्काई जो है वो हमें पता है स्काई इज नॉट टचिंग अस, स्काई हमें टच तो नहीं कर रहा है। स्काई एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद का जो मतलब एटमॉस्फेयर है पूरा बाहर का, उसको हम स्काई ही कह देते हैं, ठीक है। तो स्काई वैसे कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट तो है नहीं, जैसे कि अर्थ है। बट स्काई एक एरिया है, मतलब एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद में जो भी है ऊपर, इंक्लूडिंग एटमॉस्फेयर और बियॉन्ड दैट, दैट इज स्काई, वो स्काई है, ठीक है। तो स्काई एक एरिया है। अगर हम अपने से रिलेट करेंगे स्काई को तब हमें ओवर अंडर यूज करना पड़ेगा, लेकिन जब हम सन को रिलेट करेंगे तो सन उसी एरिया में लाई करता है, जैसे स्टार्स हैं, मून है, और सन है, ये सब उसी में है, उस एरिया में, दैट ऑल एरिया इज द स्काई, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा इन, बिकॉज स्काई इज एन एरिया, इट इज एन एरिया, ठीक है। फिर हमने लिखा था सन वाज अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर डैश द होराइजन। अब देखिए होराइजन क्या होता है, होराइजन जैसे जब हम देखते हैं ना अर्थ को, तो एट डिस्टेंस जो एक लास्ट लाइन होती है जहां पे स्काई और अर्थ मीट करते हैं, उसे हम कहते हैं होराइजन। होराइजन इज अ लाइन वेयर अर्थ एंड स्काई मीट, जहां पे अर्थ और स्काई मीट कर जाते हैं आपस में, ठीक है। तो चूंकि वो लाइन होती है तो लाइन लाइक ऑब्जेक्ट के साथ में हमें लिखना चाहिए ऑन। यही हमने पढ़ा था ना कि कोई भी लाइन है, अगर उस लाइन से हमें रिलेट करना है किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, देन यूज प्रिपरेशन ऑन। तो होराइजन के साथ में हमने प्रिपरेशन लिख दी ऑन। नेक्स्ट देखिए, ही हैज 6 फिंगर्स दैट्स हिज राइट हैंड। अब मान लीजिए कोई पर्सन है बदतमीज, ठीक है, और वो किसी उंगलियां काट लाया, जैसे उंगली माल था, तो उंगली माल जिस आदमी को मारता था उसकी उंगली काट लेता था। मान लो उंगली माल है और वो उसने किसी 5-6 लोगों को मारा और उनकी उंगली एक एक काट लाया, तो उसके हाथ में 6 उंगलियां हैं, होल्ड कर रखी हैं उसने, कंटेन कर रखी हैं, तब तो हम लिखेंगे इन, ठीक है। बट मान लो कोई पर्सन ऋतिक रोशन टाइप का है, 6 उंगलियां हैं, मतलब कई बार ऐसे लोग होते हैं ना उनकी 6 उंगली होती है एक पर्टिकुलर हाथ में या दोनों हाथ में, ठीक है। तो उस केस में आप इन तो लिख नहीं पाओगे, क्योंकि वो पर्सन उंगलियों को होल्ड तो कर दिया, कंटेन तो करने रखा उसने हैंड से, वो उसके हैंड में अटैच्ड है, तो थिंग्स अटैच्ड होती हैं, उनके साथ लिखा करो प्रिपरेशन ऑन, तो इसमें आ जाएगा ऑन। ही हैज 6 फिंगर्स ऑन हिज राइट हैंड। तो मैंने इन वाली भी कंडीशन आपको समझा दी, लेकिन वो हमने इमेजिन किया है, मतलब वो सिचुएशन हमने इमेजिन की है, जो कि नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ऑन लिख दो, जो अगर वो सिचुएशन हो जो मैंने आपको लास्ट में बताई कि किसी पर्सन के हाथ में अगर 6 उंगलियां, तो उसके लिए ऑन लिख दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट बात है, कमल है 6 मैच स्टिक्स इन हिज राइट डैश हिज राइट हैंड। अब मैच स्टिक्स तो आप समझते हो पार्ट ऑफ हैंड तो होती नहीं है, दे आर नॉट अटैच टू हैंड। मैच स्टिक्स तो ऑब्वियस बात है उसने मैच बॉक्स में से निकाल के हाथ में पकड़ी होंगी, होल्ड की होंगी, कंटेन कर रखी है। तो अगर वो कंटेन कर रहा है या होल्ड कर रहा है तो उसके लिए इन आ जाएगा, इन हिज राइट हैंड। फिर हमने लिखा देयर वर वेरियस इंसिडेंटल एक्सपेंसेस एट द बॉटम ऑफ द बिल। अब एक चीज समझे यहाँ पे, जैसे हम कोई बिल बनाते हैं तो बिल में हमने आइटम्स लिखे, तो ये टॉप हो गया जहां से स्टार्टिंग हुई है बिल की, ठीक है। ये टॉप हो गया और ये बिल का बॉटम हो गया जहां पे जाके बिल खत्म हो गया। तो यहाँ पे जो टॉप और बॉटम है ना, पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स हैं, तो एट आ गया, एट द बॉटम ऑफ द बिल। लेकिन यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, द बॉटम ऑफ द प्लेट। अब प्लेट तो आप समझ रहे हैं, मतलब कोई थाली वगैरह, कोई तस्तरी, या मान लेते हैं फोन हो गया, ये लाइट ऑन क्यों है इसकी, ठीक है। अब जैसे मान लो ये फोन हो गया, ये ऊपर वाला फोन का पार्ट टॉप हो गया, नीचे वाला इसका बॉटम हो गया। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो बॉटम पॉइंट नहीं है। जब हम फोन के बॉटम की बात करेंगे, प्लेट के बॉटम की बात करेंगे, तो बॉटम जो है वो एक फ्लैट सरफेस है, वो एक पॉइंट नहीं है, ठीक है। अब चूंकि सरफेस है तो उसके साथ में हमें लिखना पड़ेगा ऑन द बॉटम ऑफ द प्लेट, ठीक। तो ये जैसे बॉटम नाउन है, इसके साथ हम एट भी यूज करते हैं, ऑन भी यूज करते हैं, ऑन द बॉटम, एट द बॉटम, ठीक है। हैंड के साथ में ऑन और इन यूज कर रहे हैं, होराइजन के साथ में ऑन आ रहा है, इसके साथ इन आ रहा है, ठीक है। तो ये हमें बातें ध्यान रखनी कि अगर हम ऑन द बॉटम कह रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं बॉटम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट का है जो कि 2 डायमेंशनल है और वो बॉटम एक सरफेस है। तो अगर बॉटम सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपको ऑन लिखना पड़ेगा, ऑन द बॉटम। लेकिन बॉटम हमें पता है लोएस्ट पॉइंट भी होता है, लोएस्ट पॉइंट मान लीजिए कोई सीरीज है, कोई सीक्वेंस है, उसका जो लोएस्ट पॉइंट है उसको भी आप बॉटम ही कहोगे, ठीक है। तो अगर बॉटम किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपको एट लिखना पड़ेगा। तो हम बॉटम के साथ में एट भी लिखते हैं, एट द बॉटम, और ऑन भी लिखते हैं, ऑन द बॉटम। दैट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट, वो डिपेंड करता है प्योरली ऑन कॉन्टेक्स्ट कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दे वर गोइंग टू द सिटी डैश द बस, द पुअर मैन वुड लिव डैश द अबेंडेंड बस, द पैसेंजर threw the bottle dash the window of the moving bus. The passenger threw the bottle dash the moving bus. There were some small shops dash the corner of the street. Mohan will arrive dash the corner of the street in no time. In no time का मतलब soon होता है। अगर आपको ना पता हो पहले से तो ये ध्यान रखेंगे, इसका मतलब होता है soon। चलो, ये ब्लैंक्स एक बार फिल करें तो जल्दी से।
भैया सोनल कंबोज, व्हेन यू राइट समथिंग, जब आप किसी चीज को लिखते हो तो लिखना एक इंस्क्रिप्शन है, वो सरफेस पे होता है। ठीक है, राइटिंग हैपेंस टेक्स प्लेस ऑन सरफेस। ठीक है, नॉट इनसाइड समथिंग। अगर मान लीजिए मैं इस बोर्ड पे लिख रहा हूं या मैंने कुछ इस बोर्ड पे लिख दिया है, ठीक है, तो जो लिखने की एक्टिविटी होती है ना, दैट टेक्स प्लेस ऑन सरफेस ऑफ थिंग्स, नॉट इनसाइड द थिंग्स। मान लीजिए बोर्ड पे अगर मैं कुछ लिखूंगा तो मैं इसकी सरफेस पे लिखूंगा, इनसाइड नहीं लिखूंगा। क्योंकि इनसाइड नहीं लिखूंगा तो इसीलिए प्रिपरेशन इन नहीं आएगी। लिखने की एक्टिविटी सरफेस पे परफॉर्म की जाती है और सरफेस के लिए प्रिपरेशन ऑन यूज होती है, ध्यान रखें। फिल इन दिस ब्लैंक्स, इन ब्लैंक्स को फिल करें। अब देखिए, जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, मूवमेंट के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, जैसे बस है, कार है, ऑटो है, टैक्सी है, कैब है, मेट्रो है, हेलीकॉप्टर है, एम्बुलेंस है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उनके लिए क्या प्रिपरेशन होती है वो सबको पता होगा। ठीक है, बस के साथ में ऑन यूज होता है तो ऑन लिख दीजिए, दे वर गोइंग टू द सिटी ऑन द बस। तो अगर हम बस है, प्लेन है, ट्रेन है, शिप है, इनको अगर हम रेफर कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ मूवमेंट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के जैसे, तो इनके साथ में प्रिपरेशन ऑन लिखिए। ठीक है, अब यहाँ आते हैं, द पुअर मैन वुड लिव्ड एज द अबेंडेंट बस। अबेंडेंट का मतलब जो बस अब यूज नहीं होती। मान लीजिए किसी पर्सन ने कोई बस पहले यूज होती थी, अब नहीं यूज होती है, और कोई गरीब आदमी है, उसके पास रहने के लिए घर नहीं है या वो किराया नहीं दे सकते, इतना उसके पास पैसा नहीं है, तो उसी बस में रहने लग गया। तो अब हम बस को यहाँ पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो कंसीडर कर नहीं सकते, बिकॉज द पर्सन इज नॉट मूविंग। वो पर्सन कहीं आ जा तो नहीं रहा बस से, बस के थ्रू। तो उस केस में हम उसे क्या मानेंगे, एक एरिया कंसीडर करेंगे जिसके अंदर वो रहता है। तो इन आ गया। ठीक है, तो इसमें आएगा इन दी अबेंडेंट बस। अबेंडेंट मैंने जानबूझ के लिखा है जिससे कि मामला थोड़ा क्लियर हो जाए, कि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो। अब समझना है यहाँ पे, अगर हम अबेंडेंट ना लिखें तब भी हम इन लिख सकते हैं, द पुअर मैन वुड लिव इन द बस। तब हमें ये सिचुएशन इमेजिन करनी पड़ेगी जो अभी यहाँ पे एक्सप्लिसिट हो रखी है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाते हैं। द पैसेंजर थ्रू द बॉटल डैश द विंडो ऑफ द मूविंग बस। अब चूंकि ये पैसेंजर है, तो ऑब्वियस सी बात है बस के अंदर रहा होगा, बाहर तो रहा नहीं होगा। तो अगर बाहर से अंदर फेंकता तो हम इनटू लिख देते हैं, क्योंकि पैसेंजर है तो ये पहले से बस के अंदर रहा होगा, तो हम लिख देंगे आउट ऑफ। ठीक है, फिर यहाँ पे देखें, द पैसेंजर थ्रू द बॉटल डैश द मूविंग बस। ठीक है, द पैसेंजर थ्रू द बॉटल डैश द मूविंग बस। दोनों सेम से लिख दिया क्या? अच्छा हाँ ठीक है, एक दूसरी चीज मैं समझाना चाह रहा था। आउट ऑफ तो खैर दोनों में ही आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। लेकिन एक चीज देखना, यहाँ पे हम थ्रू द विंडो भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या यहाँ पर हम थ्रू द विंडो लिख पाएंगे? तो आंसर है भैया नहीं लिख पाओगे। यहाँ पे आप थ्रू द लिखते, यहाँ पे नहीं लिख सकते। या आउट ऑफ तो खैर दोनों में आ जाएगा। तो अब एक चीज समझना कि थ्रू का यूज हम किस कॉन्टेक्स्ट में करते हैं। थ्रू का यूज हम करते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में जब हमें इनसाइड टू आउटसाइड का मोशन एक साथ एक्सप्रेस करना हो। अब जैसे विंडो है, ठीक है, तो विंडो तो आप समझ पा रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए ये बस है, क्या कैसे बना पाऊंगा मैं बस, गड़बड़ है, चलो ये विंडो है। तो हमें पता है कि ये जो विंडो है वो उसके उस पार है और फेंका उसने इस पार, तो विंडो में इनसाइड भी है और आउटसाइड भी हो गई एक ही साथ में बॉटल, तो हम थ्रू भी लिख सकते हैं। लेकिन ये जो थ्रू द बस है ना, ये लिखना मुश्किल हो जाएगा। थ्रू द मूविंग बस हम तब लिख सकते हैं जब पर्सन मान लो इस साइड से बस के फेंके बॉटल और उस साइड निकले जाके, जो कि ऐसा नहीं हुआ होगा, तो हम थ्रू लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज देखना, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें हम आउट ऑफ और थ्रू दोनों लिख सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन में हम थ्रू का यूज नहीं कर सकते, केवल आउट ऑफ का ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे कॉन्सेप्ट यही ध्यान रखना है कि थ्रू का यूज तभी करना है जब इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों तरीके के मोशन एक साथ ही हो जाए, पर्सन इनसाइड भी गया और आउटसाइड भी हो गया। तो बस जो है वो ऑलरेडी, उस बॉटल जो है वो ऑलरेडी इनसाइड द बस थी, तो चूंकि वो ऑलरेडी इनसाइड द बस थी, तो इसीलिए हम वहां पे थ्रू का यूज नहीं कर सकते। थ्रू का यूज तब कर पाएंगे जब वो पहले इनसाइड द बस हो फिर आउटसाइड ऑफ द बस हो। ठीक है, जो कि हमें पता है ऐसा हुआ नहीं, तो इसीलिए हम थ्रू का यूज नहीं कर पाएंगे, आउट ऑफ का यूज कर लेंगे। ठीक है, फिर अब हम सोच रहे हैं विंडो के साथ क्यों लिख दिया। विंडो के साथ इसलिए लिख दिया क्योंकि विंडो जो है वो अ, एक पतला ऑब्जेक्ट है, एक ओपनिंग कह लो उसको, एक वो ओपनिंग है। ठीक है, जब कोई चीज उसके थ्रू मूव करेगी तो वो उसमें इनसाइड और आउटसाइड एक ही साथ होगा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो किसी ओपनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके साथ हम आउट ऑफ और थ्रू दोनों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे विंडो है,
या इससे पहले एक एग्जांपल था, उसमें अगर तुमने ध्यान दिया उसमें लिखा था द होल है, या द डोर है, ठीक है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो किसी ओपनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके साथ हम थ्रू या आउट ऑफ में से कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर वो ओपनिंग होते हैं ना, तो उनमें एंट्री एग्जिट एक ही साथ होता है, तो चूंकि एंट्री एग्जिट एक ही साथ होता है तो वी कैन यूज थ्रू, तो हम थ्रू यूज कर सकते हैं। बट अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसमें एंट्री एग्जिट एक साथ ना हो रहा हो, पहले कोई चीज ऑलरेडी पहले से बाहर है, अंदर चली गई, ठीक है, या पहले से अंदर थी बाहर आ गई, तो आप थ्रू नहीं यूज कर पाओगे। थ्रू का यूज तभी कर पाओगे जब अंदर जाए और फिर बाहर निकल जाए, ठीक है। नेक्स्ट में ये, देयर वर सम स्मॉल शॉप्स डैश द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, मोहन विल अराइव डैश द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट इन नो टाइम। ये 23rd और 24 के आंसर्स बताएं। 23rd और 24 के आंसर्स बताएं बच्चों। 23rd और 24 के आंसर्स बताएं। अभी बताया था फ्रॉम टू, इनटू और आउट ऑफ का डिफरेंस, फिर वहीं आ गया। अब देखो यहाँ पे समझना, पहले तो आंसर बता देता हूं मैं। आंसर तो उसमें आएगा ऑन, इसमें आएगा एट। अब एक ऐसे समझना है जैसे मैं समझा रहा हूं। मान लीजिए ये एक रोड है, ठीक है, और मतलब एक रोड हो गया ये ए, एक रोड हो गया ये बी, ठीक है, और मान लो इधर भी एक रोड हो गया सी, इधर भी एक रोड हो गया डी। तो ये कॉर्नर है ये कॉर्नर्स हैं। ऐसे होता है ना, मान लेते हैं कॉर्नर हो गया वन, ये हो गया टू, ये हो गया थ्री, ये हो गया फोर। अब यहाँ पे एक चीज समझना, कॉर्नर का मतलब हम क्या माने, दिस टर्न, इस टर्न को अगर हम कॉर्नर माने तो ये पार्ट ऑफ रोड है, तो जैसे रोड के साथ ऑन आता है वैसे इसके साथ भी ऑन आ जाएगा। लेकिन अगर हम कॉर्नर का मतलब ये पॉइंट माने, ये टिप और ये पॉइंट माने, तो उस केस में तो एट आ जाएगा क्योंकि तो पॉइंट है। तो अब जैसे मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा था कि हम कॉर्नर के साथ में कई बार एट यूज करते हैं, कई बार ऑन यूज करते हैं, दैट डिपेंड्स, वो डिपेंड करता है इस बात पे कि आप कॉर्नर को कंसीडर क्या कर रहे हो। आप कॉर्नर को कंसीडर कर रहे हो एक कर्व, एक कर्व कंसीडर कर रहे हो, ठीक है, या आप कॉर्नर को एक टिप कंसीडर कर रहे हो, ठीक है, उस पर डिपेंड करती है प्रेपरेशन। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हमने लिखा देयर वर सम स्मॉल शॉप्स, कुछ स्मॉल शॉप्स थी दैट्स द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। अब अगर हमने सम स्मॉल शॉप्स लिख दिया, कई शॉप्स थी, तो मान लीजिए पांच थी या छह थी शॉप्स, तो अगर आप शॉप्स की एग्जिस्टेंस शो कर रहे हो चार या पांच, तो ऑब्वियस ये बात है कि वो शॉप्स एक के बाद एक लाइन में होंगी। तो इस केस में अगर ये सारी शॉप्स कॉर्नर पे हैं, तो इसका मतलब कॉर्नर एक लाइन है जिसपे ये शॉप्स पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉर्नर है लाइन, तो इसके साथ आ गया ऑन, ठीक है। अच्छा, अब हमने लिखा मोहन विल अराइव एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट इन द नो टाइम। अब एक चीज अगर तुम लोग पहले से जानते होगे तो जो अराइव प्रिपरेशन होती है ना, अराइव, सॉरी वर्ब होती है, अराइव वर्ब के साथ में हम एट या इन प्रिपरेशन यूज करते हैं, ऑन नहीं यूज कर सकते, ठीक है, टू भी नहीं यूज कर सकते, ठीक। लॉजिक क्या होता है कि अराइव जो होती है ना, फाइनल पॉइंट की प्रिपरेशन होती है। अराइव जो होता है वो फाइनल पॉइंट, मतलब जब कोई पर्सन कहीं पे पहुंच जाता है तो हम उसके लिए अराइव यूज करते हैं, तो जहां पे जाके मूवमेंट एंड होता है उसकी ये प्रिपरेशन होती है ऑन। तो अगर वो मूवमेंट जाके किसी एरिया में एंड हुआ तो आप इन लिखोगे, आई अराइव्ड इन दिल्ली। अगर वो मूवमेंट जाके किसी पॉइंट पे एंड हुआ तो आप एट लिखोगे, आई अराइव्ड एट द स्टेशन। तो अराइव जो होती है वर्ब, इसके साथ जो हम प्लेस लिखते हैं वो एंड पॉइंट होता है या एंड प्लेस होता है जहां पे जाके मूवमेंट एंड होती है। अगर वो मूवमेंट जाके किसी एरिया में एंड हुई तो आप लिखेंगे इन, अगर किसी पॉइंट पे एंड हुई तो आप प्रिपोजिशन लिखेंगे एट। बाकी प्रिपोजिशन अराइव के साथ नहीं यूज होती है, ध्यान रखना, ठीक है। फ्रॉम यूज होती है लेकिन फिर वो कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है, ठीक है। तो अब आप एक चीज समझ लो, ऑन तो आप वहां पे लिख नहीं सकते क्योंकि जो कॉर्नर है, अराइव के साथ या तो एट आएगा इन आएगा। अब कॉर्नर को एरिया तो खैर हम मान नहीं सकते, ठीक है, लाइन भी मानना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वर्ब अराइव यूज हो रही है, तो हम उसको पॉइंट मानेंगे और इसलिए प्रिपोजिशन आ जाएगी एट, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा एट द कॉर्नर। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
We shall go as Chandigarh to watch the next match. We shall go and watch the next match. That's Chandigarh. At this time yesterday, I was dressed as Salon with my friends. At this time yesterday, I was dressed Habibs with my friends. There is a world map. That's the page number 29 of this book. I stopped reading the book. That's the page number 29. ये blanks एक बार और fill करें. Fill in these blanks. Time. अब देखिए यहाँ पर ये जो दोनों सेंटेंस है ना, ये दोनों देखोगे तो एक से ही लगेंगे, ठीक है। बट इनमें मैं एक छोटा सा डिफरेंस समझाता हूँ, तुम्हें वो समझना। चंडीगढ़ जो है ना वो प्लेस है, ठीक है। टू वॉच द नेक्स्ट मैच जो है, ये इन्फिनिटिव जो हमने यूज कर रखा है, ये पर्पस है मूवमेंट का। पर्पस इस गो मूवमेंट वर्ब का, ये गो जो है वर्ब है मूवमेंट की, और मूवमेंट का प्लेस जो है वो चंडीगढ़ है, और मूवमेंट का जो पर्पस है वो टू वॉच द नेक्स्ट मैच है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम प्लेस को पहले मेंशन करें तो जो प्लेस के अकॉर्डिंग प्रिपोजिशन यूज होती है वही आप यूज करें। जैसे हमें पता है गो वर्ब जो होती है वो मूवमेंट की वर्ब होती है, तो उसके बाद में हम टू या फ्रॉम यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर ये लोग मैच देखने के लिए चंडीगढ़ जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है मैच चंडीगढ़ में ही होना होगा, तो इसका मतलब ये चंडीगढ़ जा रहे हैं, चंडीगढ़ से आ तो रहे नहीं होंगे, तो हम फ्रॉम तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं, यहाँ पे लिख देंगे टू। वी शैल गो टू चंडीगढ़ टू वॉच द नेक्स्ट मैच। तो अगर हम प्लेस को पहले पर्पस को बाद में लिखें तो आप टू प्रिपोजिशन यूज करें जहां पे आप मूव करके जा रहे हो उसके लिए। लेकिन अगर आप पर्पस पहले मेंशन कर दें तो प्लेस के साथ में फिर एट या इन का यूज करें, ठीक है। तो जैसे हमने लिखा वी विल गो एंड वॉच द नेक्स्ट मैच डैश चंडीगढ़, तो इन मत लिखना, एट लिखना। एट इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे चंडीगढ़ का मतलब चंडीगढ़ सिटी नहीं है, यहाँ पे चंडीगढ़ का मतलब स्टेडियम है, और स्टेडियम को पॉइंट कंसीडर किया जाएगा जहाँ पे मैच एक्टिविटी टेक्स प्लेस, ठीक है। तो ऐसे प्लेसेस विच एट विच सम एक्टिविटी टेक्स प्लेस एंड द प्लेस रेफर्स टू दैट एक्टिविटी टेक्स प्रिपरेशन एट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एट चंडीगढ़, यहाँ पे लिखेंगे टू चंडीगढ़, ठीक है। टू तो यहाँ पे वैसे भी नहीं लिख सकते थे, अगर जरूरत पड़ती तो हम इन लिख लेते, लेकिन टू नहीं लिखते। तो ये ध्यान देना कि अगर हम किसी वर्ब ऑफ मोशन, मतलब वर्ब मोशन का मतलब ऐसी वर्ब जो किसी मूवमेंट या मोशन को रेफर करती हैं, उनके साथ में प्लेस और मतलब प्लेस ऑफ मूवमेंट और पर्पस ऑफ मूवमेंट दोनों एक साथ लिखें। तो अगर पर्पस ऑफ मूवमेंट पहले लिखोगे तो प्लेस के साथ में एट या इन प्रिपरेशन का यूज करना, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन आप उसको कैसे विजुलाइज कर रहे हो, ठीक है। प्लेस को पॉइंट विजुलाइज कर रहे हो तो एट, और एरिया विजुलाइज कर रहे थे इन। लेकिन अगर आप प्लेस पहले पर्पस बाद में मेंशन करेंगे तो फिर आप जो फ्रॉम और टू प्रिपरेशन होती है वो यूज करें, मतलब टू यूज करें। नेक्स्ट देखिए, एट दिस टाइम स्टडी आई वाज ड्रेस अ सैलून। एट दिस टाइम स्टडी आई वाज ड्रेस हबीब। अब देखो, हबीब्स का पता है सैलून होते हैं हबीब्स के, और यहाँ पर हमने सैलून लिखा। तो सैलून इज अ बिल्डिंग नेम, हबीब इज नॉट अ बिल्डिंग नेम, हबीब इज अ पर्सन, इट इज अ प्रॉपर नाउन, नेम ऑफ अ पर्सन। तो अगर हम किसी प्लेस को प्रॉपर नाउन के थ्रू रिप्रेजेंट करें, जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पे प्लेस इज नॉट इंपॉर्टेंट, प्लेस इज नॉट सिग्निफिकेंट, प्लेस इज नॉट प्रोमिनेंट। तो अगर प्लेस प्रोमिनेंट नहीं है तो आप ऑन इन नहीं यूज कर पाओगे, तो उस केस में आपको यूज करना पड़ेगा एट दिस टाइम स्टडी आई वाज एट हबीब्स विद माय फ्रेंड्स, ठीक है। अदरवाइज अगर हम किसी बिल्डिंग नेम मतलब किसी प्लेस नेम का यूज करें, जैसे सैलून एक प्लेस नेम होता है, मार्केट प्लेस नेम है, ठीक है, स्कूल प्लेस नेम है, पार्क प्लेस नेम है, तो उसके साथ आप अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी प्रिपरेशन यूज कर सकते हैं। अगर आप उसको पॉइंट कंसीडर कर ही चुके हो तो एट लिख सकते हो, अदरवाइज आप इन भी लिख सकते हो, क्योंकि सैलून थ्री डायमेंशनल होता है, एरिया तो होता ही है उसमें, तो आप इन भी लिख सकते हो, ठीक है, और एट भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देर इज अ वर्ल्ड मैप डैश द पेज नंबर 29 ऑन। अब देखो हमने ऑन क्यों लिखा समझना, ये पेज हो गया और पेज के सरफेस पे मैप है,
तो मैप जो है वो पेज के सरफेस पे है, तो हमने ऑन आ गया। फिर यहाँ पे देखो आई स्टॉप्ड रीडिंग द बुक डैश द पेज नंबर 29। अब कह रहा है कि इसने बुक को रीड करना बंद कर दिया पेज नंबर 29 पे, तो इसका मतलब इसने बुक को पढ़ना कहीं और से शुरू किया होगा। अब मान लो इसने पेज नंबर 15 से बुक को पढ़ना शुरू किया और पढ़ने वाली एक्टिविटी जाके इसने पेज नंबर 29 पे स्टॉप कर दी, तो इसका मतलब जिसकी रीडिंग एक्टिविटी है वो एक तरीके का मूवमेंट है, और वो मूवमेंट इस पॉइंट से स्टार्ट होके पेज 15 से स्टार्ट होके और पेज 29 पे एंड हो गया। तो यहाँ पे फ्रॉम प्रिपरेशन आ जाएगी, और जहाँ पे जाके बंद हो गया उसके साथ में टू प्रिपरेशन आ जाएगी, सॉरी एट आ जाएगी, एंड हो गया ना यहाँ पे, इसलिए एट द पेज 20। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन द पेज नंबर 29, यहाँ पे लिखेंगे एट द पेज नंबर 29। एट इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज यहाँ पे पेज जो है ना पॉइंट है, ठीक है। वहां पे ऑन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि पेज एक सरफेस है जिसके ऊपर मैप है, और यहाँ पे जो है पेज को हम सरफेस कंसीडर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम पेज को एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं जहाँ पे जाके एक्टिविटी स्टॉप हो गई रीडिंग की, ठीक है। तो यहाँ पे ऐट जाएगा। मतलब ये सब कॉन्टेक्स्ट हमें समझने पड़ते हैं, तभी पता चल पाता है कि ऑन द पेज लिखें एट द पेज लिखें, ठीक है। चलिए आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे, टाइम भी काफी ज्यादा हो गया। मुझे लग रहा था हम 1 घंटे में सारी बातें डिस्कस कर पाएंगे, बट इट टुक अस बहुत ज्यादा टाइम लग गया, ठीक। तो देखिए अभी प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस को हम कुछ और भी डिस्कस करेंगे। अभी काफी प्रिपरेशन ऑफ प्लेस हैं अभी नहीं डिस्कस की गई हैं, उनको अगले लेक्चर्स में मैं धीरे धीरे कवर करता रहूंगा। और जिस तरीके की हमने सिचुएशंस आज डिस्कस की हैं कंफ्यूजिंग प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस से रिलेटेड, अगर तुम लोगों को लगता है कि इस तरीके की कुछ और भी मतलब सिचुएशंस तुम समझते हो जिनमें कंफ्यूजन होता है और जिनमें प्रिपोजिशन का यूज होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कि कई बार कोई एक प्रिपरेशन यूज हो रही है, कई बार कोई दूसरी प्रिपरेशन यूज हो रही, इस तरीके की कोई सिचुएशंस हैं या इस तरीके के तुम्हारे कोई कंफ्यूजन या डाउट्स हैं, तो तुम लोग इस वीडियो के कमेंट में अपना लिख देना, ठीक है। और मैं उन डाउट्स को कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में पहले डिस्कस करके फिर आगे के कॉन्सेप्ट स्टार्ट करना शुरू करूंगा, ठीक है। चलिए, हैप्पी दीपावली बेटा सबको। इन द स्ट्रीट ऑन द स्ट्रीट बोथ आर करेक्ट ऑन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, ये इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, ये कमेंट कर देना इस वीडियो में, अब मैं इन सबको डिस्कस करूंगा। फिलहाल में अभी तुम शांत हो जाओ या तुम्हें थोड़ा चैन मिल जाए उसके लिए मैं बता देता हूँ, बोथ आर करेक्ट, इन द स्ट्रीट भी सही है, ऑन द स्ट्रीट भी सही है, बट आई विल एक्सप्लेन इट इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। इट इज ऑलरेडी अबाउट, देखिए 1 घंटे 40 मिनट पहले से ही हो चुका है। मेरा एक क्वेश्चन बता दीजिए, सीजल में आया है फीलिंग डिप्रेशन, सही है क्या? हाँ सही है बच्चे। कंप्यूटर एजुकेशन इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस लीव्स मच टू बी डिजायर्ड फॉर, डिजायर्ड फॉर लिख दो, और मुझे अगर सही से याद हो बच्चे यही क्वेश्चन तो मुझसे पहले भी एक बार पूछ चुके हो, ठीक है। हाँ, लीव्स मच टू बी डिजायर्ड फॉर, ये डिजायर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, और ये जिस नाउन का एडजेक्टिव है उस नाउन को तुम इससे इसके साथ नहीं लिख रहे हो क्योंकि ये यहाँ पे प्रेडिकेटिव यूज हो रहा है, तो उस नाउन को इससे रिलेट करने के लिए प्रेपोजिशन चाहिए होगी, प्रेपोजिशन मिसिंग है, डिजायर के साथ प्रेपोजिशन फॉर यूज होती है, पर्पस की प्रेपोजिशन फॉर होती है, तो वो लिख दो यहाँ पे डिजायर्ड फॉर। ठीक है। तो चलिए बच्चों अब चलता हूँ, मैं भी बहुत ज्यादा टाइम हो गया, ठीक है, घर निकलता हूँ, और थैंक यू एवरीबॉडी, गुड नाइट।